7th यूनिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड दिसंबर 2025 का ये क्वेश्चन आपके सामने है। 150 से ऊपर ही हैं, 2-4-5 क्वेश्चन। सो अराउंड इतने क्वेश्चंस हम इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये सारे 2018 जुलाई तक के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर यूनिट के। ओके, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इकोलॉजिकल चाइल्ड असेसमेंट रिक्वायर्स डाटा फ्रॉम मल्टीपल इन्फॉर्मेंट्स एंड सेटिंग्स टू कैप्चर हाउ बिहेवियर वेरीज अक्रॉस कॉन्टेक्स्ट। यानी अगर जगह चेंज हो गई, अलग अलग लोग अगर उसके बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो जो असेसमेंट है बच्चे की वो इकोलॉजिकल चाइल्ड असेसमेंट होगी। ओके, यानी ज्यादा इंफॉर्मेंट से हम डाटा ले रहे हैं और हम ये देखना चाह रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट वाइज उसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है। रीजन है इसका, चिल्ड्रन ऑफन शो मार्क्ड वेरिएबिलिटी अक्रॉस टाइम एंड सिचुएशन relying on a single informant or setting risk invalid inferences exactly। यानी बच्चा टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, कई बार लोगों के हिसाब से भी अपना बिहेवियर जो है वो एक चेंज बिहेवियर में नजर आता है बच्चे के। और अगर हम एक इन्फॉर्मेंट पे रिलाई करेंगे कि उसकी मम्मी क्या बोल रही है, उसी हिसाब से चलेंगे, तो वो क्या हो गया जी, हम इनवैलिड इन्फ्रेंसेस का रिस्क हमारे पास ज्यादा आ जाएगा। ओके, सो हमें इसलिए ज्यादा इंफॉर्मेंट से डाटा कलेक्ट करना चाहिए। तो बहुत परफेक्ट रीजन दे रखा है, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। ओके, इकोलॉजिकल चाइल्ड असेसमेंट कॉम्प्रिहेंसिव है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव इवेल्युएशन होता है, ये एनालाइज करता है कि बच्चा कैसे फंक्शन करता है अलग अलग इन्वायरमेंट में। सो हमने टीचर से पूछ लिया, मम्मा से पूछ लिया, पापा से पूछ लिया, कम्युनिटी में पूछ लिया, आस पड़ोस वालों से, उस हिसाब से हम जब जज कर रहे हैं, उसी एक ट्रेट के बारे में पूछा तो हमें इकोलॉजिकल चाइल्ड असेसमेंट कर रहे हैं हम बच्चे का। अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग इन सीक्वेंस, तो ये मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम फोकस की बात करते हैं, फिर हम सिंटेक्स की बात करते हैं, फिर हम सोशल सिस्टम की बात करते हैं, सपोर्ट सिस्टम की, और देन इवेल्युएशन की। सो BAEDC ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। ओके, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन और एनालिसिस। सो यूज एब्स्ट्रैक्शन इन नोवेल सिचुएशंस, रिकॉल, तो जब आप रिकॉल कर रहे हो ये तो फॉर श्योर आपका नॉलेज में ही आएगा। सो यहीं से ही दो ऑप्शंस तो आपके कट आउट हो गए। ओके, लास्ट वाले का इन्होंने खुद ही फोर्थ बोल दिया, यानी एनालिसिस मतलब आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप्स, रेलेवेंस या कंसिस्टेंसी अमंग पार्ट्स। तो अब आपने कॉम्प्रीहेंड करना देखना है और एप्लीकेशन देखना है। तो जब आप नई न्यू सिचुएशंस में कोई चीज यूज कर रहे हो, तो ये उसका एप्लीकेशन पार्ट होगा। ट्रांसलेट और एक्सप्रेस इन डिफरेंट फॉर्म और लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, सो ये आपका कॉम्प्रीहेंशन हो जाएगा। तो आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। ओके, चलिए, इन बिहेवियरल असेसमेंट एक्सप्लेनेशन शुड प्रायोरिटाइज, तो जब आप बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहे हो तो एक्सप्लेनेशन क्या प्रायोरिटाइज करें? फंक्शनल रिलेशन बिटवीन एनवायरमेंटल इवेंट्स एंड बिहेवियर विद डायरेक्ट एविडेंस, डायग्नोस्टिक लेबल्स इन्फर्ड फ्रॉम ट्रेट्स, पर्सनालिटी टाइपोलॉजी फॉर पार्सिमनी, देन सिंगल इन्फॉर्मेंट रिपोर्ट्स टू रिड्यूस बायसनेस। तो जब आप बिहेवियर को असेस कर रहे हो, ऑब्वियसली आप सिंगल इन्फॉर्मेंट की तो बात नहीं करोगे। अभी अभी ऊपर वाले ही क्वेश्चन में हमने देखा कि आप ज्यादा लोगों से डाटा कलेक्ट करोगे तो ज्यादा रेलेवेंसी आएगी उसमें। पर्सनालिटी टाइपोलॉजीज को प्रायोरिटाइज कर रहे हो फॉर पार्सिमनी, यानी सिंपलिसिटी के लिए, या डायग्नोस्ट कर रहे हो लेबल्स को इन्फर्ड फ्रॉम ट्रेट्स। सो ट्रेट्स के हिसाब से जो लेबल्स आपने बनाए हैं, इन्फ्रेंस निकाला है, उसके हिसाब से आपने डायग्नोस्टिक लेबल्स दे दिए। या फंक्शनल रिलेशन बिटवीन एनवायरमेंटल इवेंट्स एंड बिहेवियर। सो आप फंक्शनल रिलेशन देखो ना एनवायरमेंटल इवेंट, क्योंकि इसमें एनवायरमेंट का भी कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट की भी बात आ जाएगी। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा रेलेवेंट है। ठीक है, Calfee and Masuda argue that assessment as inquiry is best characterized as which of the following? तो assessment कर रहे हो as inquiry, okay? A linear sequence of planning, testing, reporting आएगा ये, ठीक है। So ये तो inquiry वाली है, linear तो नहीं आना चाहिए। Static appraisal primarily for accountability, static और linear चुभ रहे हैं मुझे तो at least। An interactive cyclic process है, roller coaster more than an elevator, और अब वन टाइम डायग्नोस्टिक प्रीसीडिंग इंस्ट्रक्शन। सो एक ये वन टाइम हो गया। तो देखो ये इंक्वायरी की जब आप बात करते हो तो वो एक इंटरैक्टिव साइक्लिक प्रोसेस होगा, रादर देन वो एक लीनियर स्टैटिक या वन टाइम प्रोसेस हो। ओके, तो ऑप्शन सी आएगा, ये सी। एन इंटरैक्टिव साइक्लिक और रोलर कोस्टर है मोर देन एन एलिवेटर। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्टिंग्विशेस साइकोलॉजिकल टेस्टिंग फ्रॉम
साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ओके, टेस्टिंग और असेसमेंट इन प्रैक्टिस। सो टेस्टिंग और असेसमेंट की बात हो रही है। टेस्टिंग में हम क्वांटिटी की बात करते हैं, असेसमेंट में हम थोड़ा सा उसको असेस करना या उसके बारे में बातचीत करना, डिस्कशन करने पे चले जाते हैं। टेस्टिंग synthesizes multiple data sources, assessment is a single standardized instrument। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। assessment synthesizes data from test history and observation to support interpretation, testing is administrating one। टेस्टिंग रिक्वायर्स थियोरी, असेसमेंट थियोरिटिकल है। असेसमेंट एक्सक्लूड कर देता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट बाय डेफिनेशन। नहीं, देखो, असेसमेंट एक्सक्लूड तो नहीं करता है। हमने ये मैंने आपको बताया था कि ये टेस्ट रहेगा, ये मेजरमेंट रहेगा, ये असेसमेंट रहेगा और ये इवेल्युएशन। सो असेसमेंट में टेस्टिंग है तो ठीक है, तो बाय डेफिनेशन असेसमेंट इंक्लूड करता है टेस्टिंग को, तो ये तो गलत हो गया। टेस्टिंग रिक्वायर्स थियोरी और असेसमेंट जो है वो ए थियोरिटिकल है। या असेसमेंट सिंथेसाइज कर रहा है डाटा, हाँ, कहाँ से? टेस्ट से भी, हिस्ट्री से भी, ऑब्जर्वेशन से भी। लेकिन टेस्ट का मतलब है कि एडमिनिस्टर कर देना, यानी वो टेस्ट ले लेना, मेजर कर लेना। बी ऑप्शन बढ़िया है जी, बिकॉज हमारा ए, डी और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। सो बी ऑप्शन, बी आएगा। Assessment synthesizes data from test, history, observation to support interpretation. Testing is administrating one. Okay, next question. ये बस ये देख लिया करो कई बार ना, क्योंकि जो लिखा है वो ठीक है, वो कई बार बाय डिफॉल्ट आ जाता है ये नंबर। अरेंज द फॉलोइंग एज पर रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी। सो रिवाइज्ड में हमने देखा था कि हमने सिंथेसाइजिंग को क्रिएटिंग कर दिया था और क्रिएटिंग को लास्ट में रखा था, यानी लास्ट क्रिएटिंग है, उससे पहले इवेल्युएटिंग है, सबसे पहले आपका रिमेंबरिंग था, रिमेंबरिंग के बाद अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग और एनालाइजिंग, एनालिसिस और सिंथेसिस था ना। सो अप्लाइंग पहले आएगा और एनालाइज बाद में आएगा, ऐसा मैं लगा के चल रही हूँ, मुझे याद नहीं है, बट ये ई ए फॉर श्योर ई ए आएगा और स्टार्टिंग में डी आएगा, तो ये रहा आंसर। ठीक है, डी सी बी ई ए। ओके, which statement is not one of Lloyd and Lloyd's four principle of grading? The system of grading should be clear and understandable. Grade should be distributed to match a predetermined normal curve. Grading should be fair regardless of gender, class. ये तो होना चाहिए, देखो, fair होनी चाहिए, clear होनी चाहिए। System of grading should be communicated to all the stakeholders. ये भी होना चाहिए कि सबको बता दिया जाए कि grading होगी कैसे। Grading को आप distribute कर रहे हो जो आपका already pre normal curve है उससे नहीं, आपका जो नॉर्मल कर्व ऑटोमेटिक, आपका नॉर्मल कर्व ऑटोमेटिकली बन जाएगा जब आप उस तरीके से ग्रेडिंग करोगे, राइट। सो आंसर आपका बी रहेगा जी, दिस इज नॉट द प्रिंसिपल। ओके, सो लॉयड एंड लॉयड के अकॉर्डिंग हैंडबुक ऑफ क्लासरूम असेसमेंट एनहेंसिंग लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन, तो इन्होंने 4 इफेक्टिव ग्रेडिंग प्रिंसिपल्स दिए हैं। एक तो जो एक्सपेक्टेशन फॉर परफॉर्मेंस या अचीवमेंट है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो क्लियर, एक्सप्लिसिटली और क्लियर टारगेट डिस्क्रिप्टर्स के साथ आपको बताना है। These expectations वो clearly communicate की जानी चाहिए स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को। That means you are talking about all the stakeholders. All students should be treated fairly with reasonable expectation, बिल्कुल सही है। और grading should support, enhance and inform the instructional process. Select the correct statement. Herbartian model is known for memory level. हाँ, बिगी और हंट का मॉडल नहीं, रिफ्लेक्टिव के लिए जाना जाता है। मॉरिसन का मॉडल अंडरस्टैंडिंग के लिए जाना जाता है। मैल्कॉम नोल्स प्रिंसिपल ऑफ एंड्रोगोजी दिए हैं। डायनामिक मॉडल लर्नर ऑटोनॉमी के लिए जाना जाता है। सो बी और सी आपका छोड़ दो, ए डी ई ऑप्शन नंबर 3। ओके, इजी आते हैं क्वेश्चन ना, इस पोर्शन से टफ नहीं आते, जितना आपको करवाया उतना कर लोगे, मोर देन इनफ होगा। क्योंकि इसमें ना क्लियरली चीजें हैं कि आपके सिलेबस में असेसमेंट है, एंड्रोगोजी पेडागोजी का मतलब क्या है, क्रिटिकल पेडागोजी क्या है, फिर आपका असेसमेंट में वो ब्लूम को भी ले आए हैं, तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी पता हो, ये डायनेमिक मॉडल पता हो आपको लर्नर ऑटोनॉमी का, उसके बाद आपको फ्लैंडर पता हो इंटरेक्शन एनालिसिस में और गैलोवे का पता हो, उसके अलावा आपको रूब्रिक्स पोर्टफोलियो ये होते क्या है ये पता हो, दैट्स इट। रिफ्लेक्टिव जर्नल पता हो, ये ओवरऑल गिना चुने टॉपिक्स हैं, ये आपको समझ आने चाहिए क्या मतलब है इनका, और जहां जहां याद करने की चीजें वो याद होनी चाहिए। Which of the following is correct in context of writing objectives in behavioral terms? Robert Miller's approach has its origin from biological sciences. Robert Mager का approach gives emphasis on action verbs rather than mental processes. Regional College of Education Mysore approach for writing behavioral objective emphasized on mental ability. रॉबर्ट मैगर कंसंट्रेट करते हैं कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर पे। बीएस ब्लूम हैज शिफ्टेड द एम्फेसिस फ्रॉम कंटेंट टू ऑब्जेक्टिव। आंसर आपका हो जाएगा जी बीसीई, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, क्लियर।
ओके, सो बी ठीक है, सी ठीक है और ई ठीक है, ठीक है। सो ब्लूम ने अपना वो जो है एम्फेसिस वो कंटेंट से ऑब्जेक्टिव की तरफ शिफ्ट किया। आरसीई जो है यानी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, आरसीईएम बोलते हैं इसको वैसे, ये जो है अप्रोच है इनका जो वो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने का वो मेंटल एबिलिटीज पे फोकस करता है। रॉबर्ट मैगर का जो अप्रोच है वो एक्शन वर्ब्स पे फोकस करता है। ओके, सो मिलर के 3 एलिमेंट्स हैं जी दैट आर एसेंशियल इन एनी टास्क। एक तो इंडिकेशन कि टास्क विच कॉल्स फॉर अ रिस्पॉन्स, इन साइकोलॉजी वी कॉल दिस द स्टिमुलस और स्टिमुलस कंडीशन, और फिर तीसरा है एक्टिवेशन एंड फीडबैक। तो ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। या आप ये लगा लो, ये नंबरिंग अगर गलत भी हुई तो दूसरे पे एक्टिवेशन लगा लो, तीसरे पे फीडबैक लगा लो। सो ये मिलर के अकॉर्डिंग है, हमने मिलर के अप्रोच की जो बात की है 1962 का। ओके, सो मिलर का अप्रोच जो है उसका मिलिट्री साइंस में आपको रूट नजर आएगी, ना कि आपको बायोलॉजिकल साइंस में। दूसरा, ये ऑब्जेक्टिव्स को लिखता है साइकोमोटर डोमेन के बेस पे, यानी राइटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइकोमोटर डोमेन, 3 डोमेन है ना, तो ये साइकोमोटर पे ज्यादा फोकस करता है। अब जो बची हुई 2 है यानी कॉग्निटिव और अफेक्टिव, उस पर रॉबर्ट मैगर ज्यादा फोकस करते हैं। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, रॉबर्ट मैगर जो है वो कॉग्निटिव और अफेक्टिव एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं। रॉबर्ट मिलर जो है वो आपके किस पे फोकस करेंगे, साइकोमोटर पे। ओके, दूसरी चीज रॉबर्ट मैगर जो है वो एक्शन वर्ब्स का यूज करते हैं क्लियरली। सो एसोसिएटेड एक्शन वर्ब की ये हेल्प लेते हैं ताकि जब आप डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को लिख रहे होते हो। ओके, सो जो वर्ब्स आपकी क्लियर हैं, वो होता है ना कंसाइज हैं, एम्बिगुअस नहीं है, अनएम्बिगुअस हैं, उनका इस्तेमाल ये करेंगे। ओके, तो ये अवॉइड करनी है आपने। टू नो, टू अंडरस्टैंड, जब आप बीएड में या एमएड में लेसन प्लान्स लिखते हो तो उस टाइम भी आपको क्लियरली बोला जाता है कि क्लियर objectives होने चाहिए। So with the students will be able to write this, student will be able to recite, identify, differentiate, solve, ये words better हैं rather than they will enjoy the process, they will believe, they will have faith in, so वो चीजें नहीं होनी चाहिए। So ये words avoid होने चाहिए, ये verbs avoid की जानी चाहिए। ओके, तो किस तरीके की एक्सपेक्टेशन लेवल हम सेट कर रहे हैं उनके लिए वो क्लियर होने चाहिए। ओके जी, ओके। 11वां क्वेश्चन, मैल्कॉम नोल्स इलेबोरेटेड द टर्म एंड्रोगोजी इन हिज फेमस वर्क। तो कौन सी बुक में उन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है? अडल्ट एजुकेशन कॉन्सेप्ट थियरी प्रैक्टिस, मॉडर्न प्रैक्टिस ऑफ अडल्ट एजुकेशन एंड्रोगोजी वर्सेस पेडागोजी, थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एंड्रोगोजी, या फिर एंड्रोगोजी एजुकेशन कॉन्सेप्ट थियरी एंड प्रैक्टिस। सो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, जो मॉडर्न प्रैक्टिस है अडल्ट एजुकेशन की एंड्रोगोजी वर्सेस पेडागोजी, ये बुक मैल्कॉम नोल्स ने लिखी है। वहां पे उन्होंने एंड्रोगोजी को फेमस किया, काम बताया अपना, और एंड्रोगोजी टर्म जो है वो अलेक्जेंडर कैप ने दी है, ये याद रखना है। Which of the following is true about portfolio? Portfolio contains an index or map. Portfolio contains a collection of selected illustrative material drawn from practice and providing evidence of it. Portfolio generally contains reasonably low validity and very high reliability. Portfolio contains commentary discussing the evidence. तो देखो लो वैलिडिटी तो नहीं होगी, ठीक है, वैलिडिटी भी अच्छी होगी जब आप पोर्टफोलियो बना रहे हो। हाँ, ये कलेक्शन होता है सिलेक्टेड का इलस्ट्रेटिव मटेरियल जो प्रैक्टिस से ड्रॉ किया गया है, प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑफ इट, एविडेंस होता है साथ में, तो ये चीज हम फिर भी सही मान सकते हैं। देखो ना, अपने 4 में से 3 ही तो सही बताने, तो वैलिडिटी तो लो नहीं होनी चाहिए, तो बचा क्या आपका ए, बी और डी, फोर्थ ऑप्शन ही बचा, राइट। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। कई बार तो 5 में से 4 स्टेटमेंट तो उसमें होती हैं, तो आपको एक ही तो एलिमिनेट करनी है। ओके, which of the following is not a part of formal step of syntax of Herbartian approach? तो मैंने syntax का steps आपको बताए थे। प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, प्रिपरेशन, फोकस जो है वो तो अपने आप में ही एक स्टेप है ना। आप फोकस सिंटेक्स से पहले आता है कि किस ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, सो फोकस विल नॉट बी अ पार्ट डेफिनेटली। ओके, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, ये तो हमने पार्ट की बात की थी, लास्ट में रिसाइटेशन की भी बात की थी। ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पॉन्डिंग, रिसीविंग और वैल्यू, ये अफेक्टिव डोमेन लेवल है, ये डिस्क्रिप्शन है। विलिंग टू पे अटेंशन, शोइंग अ प्रेफरेंस फॉर अ वैल्यू, अडॉप्टिंग अ कांस्टेंट वैल्यू सिस्टम, और पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली। तो जब आप अडॉप्ट कर रहे हो, वैल्यूइंग आ गया ना, लास्ट में आता है वैल्यू करना, वैल्यू के बाद ऑर्गेनाइजेशन आता है। सो अडॉप्ट कर रहे हो तो आप उसके अंदर चला गया, ये ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ है क्या? हाँ देखो, है ना, ये देखो, जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो दैट मीन्स आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप विलिंग हो अटेंशन देने की, आप रिसीव कर रहे हो, और शोइंग प्रेफरेंस टू अ वैल्यू, तो वो वैल्यूइंग हो गया।
सो 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अरेंज द गिवन स्टेजेस ऑफ रिफ्लेक्शन टू राइट अ गुड रिफ्लेक्टिव जर्नल। तो जब रिफ्लेक्टिव जर्नल है दैट मीन्स कोई चीज हुई है जिसपे आप रिफ्लेक्ट बैक करना चाह रहे हो। सो रिफ्लेक्ट बैक करके ही आप एक्शन लोगे, तो यानी एक्शन प्लान लास्ट में आएगा, ना कि इवेल्युएशन। ओके, सो आप क्या करोगे जी, सबसे पहले आप डिस्क्राइब करोगे, डिस्क्रिप्शन रेडी करोगे कि एग्जैक्टली क्या चीज हुई है या है। ठीक है, उसके बाद आपकी क्या फीलिंग्स है उससे रिलेटेड, इवेल्युएट करोगे उनको, कंक्लूजन पे पहुंचोगे और लास्ट में जाके इवेल्युएशन ये एक्शन प्लान करोगे। ओके, सो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ये गिब्स की रिफ्लेक्शन साइकिल जो है वो बोलते हैं इसको, गिब्स रिफ्लेक्शन साइकिल। सो वो चीज भी आप ध्यान रख सकते हो। अदरवाइज जब रिफ्लेक्शन की बात हो रही है रिफ्लेक्टिव जर्नल की, सो इवेल्युएशन लास्ट में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। की टर्म्स ऑफ मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट और डिस्क्रिप्शन दे रखा है, कॉग्निशन, रिलेशन, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशन, अल्टरिंग और रीस्ट्रक्चरिंग इंटेलेक्चुअल कंटेंट, ordering और classification of relations, connection between concept है, that mean relationship की बात हो रही है ना उसकी। सो रिलेशंस आना चाहिए, बी का थर्ड आंसर तो आपका यहीं से ही आ गया, बट स्टिल रिकग्नाइजिंग और डिस्कवरिंग कॉग्निशन हो गया आपका। देन सिस्टम्स आपका ऑर्डर करना, ऑर्डरिंग में ऑर्डर में चीजें लगाना या क्लासिफाई करना, और अगर पूरा का पूरा ही अल्टर कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, रीस्ट्रक्चर कर रहे हो, तो वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सो आंसर आपका थर्ड आ गया जी। Which of the following model of interaction analysis assumes that non-verbal communication can be more effective during interaction? तो ये बात किसने बोली है? अब देखो फ्लेंडर जो है वो तो बात ही नहीं करते, वो तो सिर्फ वर्बल की बात करते हैं। RH डेव की अगर आप बात करोगे तो ये तो साइकोमोटर डोमेन दी है इन्होंने तो। मेलकॉम नोल्स ने एंड्रोगोजी की बात की है। सो बचे क्या? गैलोवे, चार्ल्स गैलोवे आपका आंसर रहेगा। वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन को एनालाइज करने पे फोकस करते हैं। Okay, one teacher manages most of the class while other teacher works with small group inside or outside of the classroom. So ये method क्या कहलाएगा? Co-teaching का। Alternative teaching, parallel teaching, station teaching, one teach, one assist. तो देखो स्टेशन तो नहीं है, स्टेशन टीचिंग होता है एक बार बच्चे यहाँ जा रहे हैं फिर कोई अगली दिक्कत के लिए वहां जा रहे हैं। सो ऐसे स्टेशंस बने हुए हैं टीचर के, वो स्टेशन टीचिंग होती है। पैरेलल होती है साथ साथ करना, ये अल्टरनेटिव टीचिंग में जाएगा जी। वन टीच वन असिस्ट भी नहीं आएगा क्योंकि दोनों ही अलग अलग जगह पे अपना काम कर रहे हैं। सो अल्टरनेटिव टीचिंग रहेगा कि दोनों में से एक टीचर तो अवेलेबल है। फ्लेंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम 10 कैटेगरीज हैं, अरेंज करो इन कैटेगरीज को इंक्रीजिंग ऑर्डर की कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, सो आस्किंग क्वेश्चन पहले था, फिर लेक्चर था, ये इससे पहले था। और यानी देखो यहाँ इनके हिसाब से प्यूपिल टॉक इनिशिएशन सबसे लास्ट आएगा, डी, यानी ये नहीं आएगा डी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ना। ठीक है, तो मुझे याद है कि 5वें नंबर पे लेक्चर था या क्वेश्चंस, 4th पे आस्किंग क्वेश्चंस था, ये लेक्चर था। देन एक्सेप्ट करना आइडियाज ये 3rd पे था, प्रेज और एनकरेजमेंट दूसरे पे था। सो यानी सबसे पहले प्रेज और एनकरेजमेंट आएगा, फिर आपका एक्सेप्टेंस आएगा, फिर आपका आस्किंग क्वेश्चन, फिर लेक्चर, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, ये तो मैंने स्टेशन टीचिंग एक्सप्लेन कर रखा है, बट ये सेकंड ऑप्शन आएगा। ठीक है, स्टेशन टीचिंग मैंने वैसे भी आपको बता दिया था कि को टीचिंग स्ट्रैटेजी इफेक्टिव रहेगी। ये ऑब्वियसली स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर रखे हैं और वो रोटेट करके अलग अलग टीचर के पास जा रहे हैं समझने के लिए। सो ये आपकी कैटेगरीज है जी, इनको याद रखिएगा। Jerome Bruner's method of concept attainment has been shaped into a model. So Jerome Bruner का concept attainment का मॉडल किसने इसको शेप किया? सो ब्रूस, ये आपका जॉयस और वेल, इन्होंने जो है क्या किया था, बहुत सारे टीचिंग मॉडल्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। सो उसमें आपका कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल भी था। ओके, तो ये जो टाइप्स ऑफ टीचिंग मॉडल है मैं यहाँ बता देती हूँ। इंफॉर्मेशन, सोशल इंटरेक्शन, आपका पर्सनल डेवलपमेंट, बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल। तो ये 4 कैटेगरीज में जॉयस और वेल ने जो है ये मेंशन किए, तो इनको पता होना चाहिए आपको। और क्या क्या सिस्टम है ये देख लीजिए। ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है, इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल हिल्डा टाबा, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल रिचर्ड सुचमैन। तो ये मॉडल्स किसने दिए हैं, प्लस ये मॉडल जॉयस और वेल के अकॉर्डिंग कौन से उसमें आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, जो 4 कैटेगरी इन्होंने बताई है। तो ये 2 चीज आपको पता हो। ओके, साइंस इंक्वायरी मॉडल श्वाब का है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट जीरोम ब्रूनर का है, डेवलपमेंट मॉडल जीन पियाजे, इरविंग सिगल और सुलिवन का है, एडवांस ऑर्गेनाइजर डेविड ओसोबेल का है, हमें पता है।
ये है आपके फैमिली ऑफ सोशल इंटरेक्शन मॉडल, ठीक है। सो ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, क्लासरूम मीटिंग मॉडल, सोशल इंक्वायरी मॉडल, लेबोरेटरी, जुरिस्प्रूडेंशियल, रोल प्लेइंग और सोशल साइमुलेशन। तो ये फोकस करेंगे मेजरली इंटरेक्शन के ऊपर सोसाइटी, तभी ग्रुप में, क्लासरूम में ऐसे चीजें आपको ये नजर आएंगी, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक सेकेंड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, कंप्लीट का, एंड ध्यान रखने हैं आपने ये। देन है आपका पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल, नॉन डायरेक्टिव मॉडल, अवेयरनेस मॉडल, सिनेक्टिक्स। सिनेक्टिक्स मॉडल कई बार पूछा जाता है, इसको क्रिएटिविटी मॉडल भी बोलते हैं, विलियम जॉर्डन ने दिया है ये। कॉन्सेप्चुअल सिस्टम मॉडल, डेविड हंट ने। सो ये नाम आपको जितने याद रहे उतने आप कर सकते हो। बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल, जो बिहेवियर को मॉडिफाई करते हों, तो जितने भी बिहेवियरल उसमें हमने पढ़े हैं बिहेवियरल मॉडल्स, जैसे ये प्रोग्राम्ड वाला हो गया, या बीएफ स्किनर हो गए, या पैवलो हो गए, तो वो सारे मॉडल्स जो है वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल में आ जाएंगे। ओके, 21वां क्वेश्चन, ये 21वां क्वेश्चन है, ठीक है। मास्टरी डिसीजन, एवरेज आईक्यू, और आपका इवेल्युएशन ऑफ कैपेसिटी, और गाइडिंग फ्यूचर इंस्ट्रक्शंस, गाइडिंग फ्यूचर इंस्ट्रक्शन। ओके, समेटिव, फॉर्मेटिव, क्राइटेरिया रेफरेंस्ड और नॉर्म रेफरेंस्ड। ये मैंने क्राइटेरिया और नॉर्म रेफरेंस्ड आई थिंक उसमें भी करवा रखे हैं ना सिक्स यूनिट में, बट चलो मैं यहाँ भी बता देती हूँ। देखो, क्राइटेरिया में एक क्राइटेरिया फिक्स होता है, नॉर्म में आप किसी से कंपेयर कर रहे होते हो। ओके, सो जैसे सीटेट है, सीटेट में आपको 90 नंबर लेने होते हैं 150 में से, तो वो 90 का क्राइटेरिया है, दैट इज अ क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। यूजीसी जो है, जब आप नेट का पेपर देते हो, दैट इज अ नॉर्म रेफरेंस, क्योंकि वो टॉप वाले बच्चों को ही नेट क्लियर माना जाएगा, तो वो आपस में ही कंपेयर करेंगे, तो वो परसेंटाइल वाला सिस्टम हो गया। सो जहां परसेंटाइल वाला सिस्टम आ जाए वो नॉर्म रेफरेंस्ड में जाएगा। ओके, तो देखो, मास्टरी डिसीजंस की आप बात कर रहे हो, एवरेज आईक्यू, मास्टरी लर्निंग पे फोकस हम क्राइटेरिया पे करते हैं, थर्ड, ठीक है। थर्ड से कुछ हो रहा है सोल्व, बात बन रही है, थर्ड से 2 ऑप्शन ही सोल्व हुए हैं, बाकी सी का फर्स्ट आ गया है। इवेल्युएशन ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी आप समेटिव में इवेल्युएट कर रहे हो। गाइडिंग फ्यूचर इंस्ट्रक्शन आप फॉर्मेटिव के हिसाब से ही दोगे, तो आंसर आपका सेकंड आएगा, ठीक है, क्योंकि आप फॉर्मेटिव में बात करते हो ना, अदरवाइज तो समेटिव में तो आपने फैसला सुना दिया, एवरेज आईक्यू आपका नॉर्म रेफरेंस में आ गया, क्योंकि वो एवरेज की बात कर रहे हो, आप किसी से तो कंपेयर कर रहे हो ना। ओके, टीचर्स एंड काउंसलर्स आर ऑफन इंटरेस्टेड इन यूजिंग टेस्ट टू डिटरमाइन देयर स्टूडेंट स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, the area where they are doing well and those where they are doing poorly, which of the following test can be used for the purpose। तो आप डायग्नोज करना चाह रहे हो ना, तो डायग्नोस्टिक दे नहीं रखा है यहाँ, समेटिव ये होगा नहीं, अचीवमेंट आप इवेल्युएट नहीं कर रहे हो क्योंकि आप स्ट्रेंथ वीकनेस दोनों पे फोकस कर रहे हो। क्राइटेरिया रेफरेंस में एक क्राइटेरिया सेट हो जाता कि उससे कम ज्यादा वाले को आप पुअर या अच्छा बोल रहे हो, बट ये फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है जी। ओके, कि आप उसको इवेल्युएट कर रहे हो और उसके बाद उसको गाइड करोगे कि कैसे बेटर किया जा सकता है। जॉब एप्लीकेशन पोर्टफोलियो, तो जो जॉब के लिए आपने एप्लीकेशन दी है, वो जो पोर्टफोलियो सबमिट किया है, दैट इज फिनिश्ड पोर्टफोलियो, प्रोग्रेस, डॉक्यूमेंटेशन या वर्किंग, वो तो फिनिश्ड पोर्टफोलियो होगा ना, वो तो आपने अपनी तरफ से बेस्ट बना के दिया है ना, तो वो फिनिश्ड पोर्टफोलियो है आपका। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1, लिस्ट 2, परसेप्चुअल, वर्किंग मेमोरी, प्रोसेसिंग स्पीड, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, सिमिलैरिटीज, वोकैबुलरी, इंफॉर्मेशन, ये तो वर्बल कॉम्प्रीहेंशन में जाना चाहिए ना, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन में आप सिमिलैरिटीज देख रहे हो, वोकैब देख रहे हो या इंफॉर्मेशन देख रहे हो। डिजिट स्पैन, अर्थमेटिक, ब्लॉक डिजाइन, मैट्रिक्स रीजनिंग, या फिर आपका विजुअल पजल्स। सो ये परसेप्चुअल रहेंगे, ठीक है, परसेप्शन के हिसाब से आप देखते हो चीजें। सिंबल सर्च, कोडिंग, ये कोडिंग के हिसाब से ये प्रोसेसिंग स्पीड में जाएगा, और वर्किंग मेमोरी के हिसाब से ये डिजिट स्पैन और अर्थमेटिक में जाएगा। है क्या ऐसा कुछ? 3, 2, 4, 1, ऑप्शन नंबर 4। Arrange the sequence of direct teacher talk category in Flanders interaction analysis. Accept feelings, praise or encourage, ask questions using pupil idea। तो question बाद में था, pupil idea पहले था। So ये ABDC है ही नहीं ऐसा कोई ऑप्शन, ये क्वेश्चन ड्रॉप्ड था भाई, ABDC इसका सही आंसर होता। ओके, वेब कॉन्फ्रेंसिंग, फॉर्मेटिव असेसमेंट, डिजिटलाइज्ड कोर्स मटेरियल और ई पोर्टफोलियोज। Asynchronous interaction as a learning and assessment tool. It may comprise artifacts or also expresses a reflective dimension. Synchronous interaction, तो synchronous तो web conferencing हो जाएगा। इससे हो रहा है कुछ, बात बन रही है, इससे बात बन रही है, 2 ऑप्शंस कट आउट हो रहे हैं।
और दूसरे का फोर्थ फिक्स हो रहा है कि अच्छा ये फोर्थ आएगा, टिपिकली कंडक्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोग्राम। ओके, अब बात आती है सिंक्रोनस एसिंक्रोनस इंटरेक्शन। सो ई पोर्टफोलियोज होंगे ना एसिंक्रोनस, तो डिजिटलाइज्ड कोर्स मटेरियल जो है, जो आपको जैसे इग्नू की पीडीएफ्स होती हैं, तो वो मटेरियल जो है वो एक लर्निंग और असेसमेंट टूल का काम करेगा और उसमें आर्टिफैक्ट्स भी हो सकते हैं और एक रिफ्लेक्टिव डायमेंशन को भी वो एक्सप्रेस कर सकता है। सो आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा जी। ओके, टर्म एंड्रोगोजी वॉज कॉइंड बाय, तो किसने दी थी ये? मेलकॉम शेफर्ड नोल, सबसे ऊपर लिख रखा है इन्होंने ताकि आप फटाफट इस पे टिक कर दो। ये नहीं है क्योंकि इन्होंने पॉपुलराइज किया था, अलेक्जेंडर कैप ने ये टर्म दी थी। The 10th category of Flanders interaction analysis is related to easiest question ever. Silence, pause और confusion हमारी 10th category होती है. Which of the following are assumptions of Knowles theory of andragogy? तो readiness to learn, motivation भी पढ़ा था हमने, self concept भी पढ़ा था, mandatory guidance नहीं पढ़ा था क्योंकि guidance जैसा कुछ नहीं था, experience था, वो हम देख रहे थे कि यहाँ एक्सपीरियंस यहाँ पे आ रहा है, बट ए बी सी जो है वो बेटर ऑप्शन रहेगा, डी नहीं था। हमने 4 फैक्टर्स पढ़े थे, 5वां मोटिवेशन बाद में ऐड हुआ था। ओके, डायनामिक मॉडल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी इज सेल्फ असेसमेंट के लिए एक टूल है, बोल सकते हैं टूल फॉर चूजिंग अप्रोप्रिएट पैडागोजी बाय टीचर इन अ क्लासरूम। बट ये तो लर्नर की ऑटोनॉमी की बात हो रही है ना, तो टीचर कैसे पैडागोजी चूज करेगा? टैसिनरी ने दिया है हाँ, टू बी फॉलोड इन फिक्स्ड असेंडिंग ऑर्डर नहीं, कहीं से भी आप फॉलो कर सकते हो इसको। सो इसीलिए तो ये डायनामिक है, फंक्शनल डायनामिक है, स्ट्रक्चरल डायनामिक है। सो ए और सी आपका सही है जी, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, which of the following is not true about critical thinking or critical pedagogy? Focus is to understand the oppression of individual, group and society which might be self imposed oppression तो नहीं बात कर रही है। The focus is to understand the oppression of individual, group or society which might be created via external forces. According to Freire, dialogue is capable of generating critical thinking and dialogue doesn't need any pre-requirement in the classroom. So note कौन सा सही नहीं है, आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। doesn't need any pre-requirement ऐसा नहीं है। ओके, आपको जरूरत पड़ेगी रिक्वायरमेंट्स की। यहाँ पे सेल्फ इम्पोज या एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल वाले की वजह से ये सेल्फ इम्पोज सही हो गया, बिकॉज बात तो हम ऑपरेशन की करते हैं ना, तो अब ऑपरेशन दोनों तरीके का हो सकता है कि कोई बाहर से आपको दबा रहा है या आपने खुद ही अंदर वो चीज बना रखी है। ओके, सो पहले 3 ऑप्शन ट्रू है जी, फोर्थ वाला ट्रू नहीं है। ओके, A teacher conducts an assessment in her class and then adjusts the next lesson to meet the student's needs. She is doing. So ये assessment कैसा कर रही है वो? Off learning, for learning, as learning, through learning. So देखो through learning वैसे तो ठीक नजर आ रहा है, लेकिन ऐसी टर्म हम पढ़ते नहीं है, तो ऐसी टर्म के हिसाब से वो असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रही है क्योंकि उन्होंने सिखाया, जो उनको लगा कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो अगले लेसन में उन्होंने चेंज कर दी वो चीज। तो फॉर लर्निंग यानी ड्यूरिंग द लेसन हो रही है चीजें, जब एंड ऑफ द यूनिट या एंड ऑफ द एंड टर्म पे हो तो वो ऑफ लर्निंग हो जाता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन गैलोवेज सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस एंड फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस, आपको ऑप्शंस भी नहीं पढ़ने चाहिए इसके लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्बल नॉन वर्बल का डिफरेंस है। ऑगमेंटेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एस्पेक्ट बाय गैलोवे, हाँ। रिमूवल ऑफ वर्बल एस्पेक्ट बाय गैलोवे, नहीं। रिमूवल ऑफ नॉन वर्बल एस्पेक्ट बाय गैलोवे, नहीं। ऑगमेंटेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एस्पेक्ट बाय फ्लैंडर, नहीं, फ्लैंडर तो वर्बल की बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 5 स्टेप्स ऑफ मॉरिसन्स टीचिंग मॉडल, तो मैंने बताया था लास्ट में रिसाइटेशन आएगा, लास्ट में रिसाइटेशन से भी ये ऑप्शन सोल्व हो रहा है। तो आप पहले एक्सप्लोर करो, प्रेजेंट करो, एसिमुलेट करो, ऑर्गेनाइज करो और आप रिसाइटेशन पे पहुंचो, ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, क्रॉथल एटॉल, एंडरसन एंड क्रॉथल, ब्लूम एटॉल एंड डेव। सो RH डेव तो साइकोमोटर डोमेन की बात कर रहे हैं कहीं पे। टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल गोल्स, हैंडबुक 1, कोग्निटिव डोमेन, फिर है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन की बात तो सिर्फ क्रोथल ने की थी, कोग्निटिव की इन दोनों ने की है, एंडरसन और इन्होंने, ठीक है। और टेक्सोनॉमी की बात जो है ब्लूम ने की है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डेवलपिंग एंड राइटिंग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, ये आपका डेव पे जाएगा। सो आंसर आपका 2-1-4-3, ऑप्शन नंबर 4। रुको भाई, 2-1-4
अच्छा, ठीक है। आई एडमिट माई मिस्टेक माई लॉर्ड, क्योंकि ये यहाँ पे देखो हमने पढ़ा नहीं, रिविजन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी, रिवाइज तो एंडरसन और क्रोथल ने किया था ना, ठीक है, भले ही सिर्फ कोग्निटिव डोमेन का मेन रिविजन किया था, बट रिविजन इन्होंने की थी, और ब्लूम्स टेक्सोनोमी ये आ जाएगी। सो ये अफेक्टिव डोमेन वाला हमने सही फिगर आउट किया, सिर्फ क्रोथल, एंडरसन और क्रोथल मैंने आपको बोला था कि इन्होंने जो है रिवाइज्ड फॉर्म जो 2001 वाली फॉर्म है वो इन्होंने दी है। ओके, तो सही है भाई, सेकेंड ऑप्शन ही आएगा, ऑप्शन गलत नहीं है, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स फॉर डेवलपिंग एन इंस्ट्रक्शनल डिजाइन इज, सो सही स्टेप्स क्या रहेंगे इंस्ट्रक्शनल डिजाइन को डेवलप करने के? असेसमेंट, डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शन, डिसाइडिंग इंस्ट्रक्शनल गोल्स, नीड एनालिसिस, या फिर टास्क एनालिसिस। सो नीड को, या तो आप नीड को एनालाइज करोगे या अकॉर्डिंगली, पहले तो नीड एनालिसिस की बेसिस पे आप इंस्ट्रक्शनल गोल डिसाइड करते हो, है ऐसा कोई ऑप्शन? नीड के हिसाब से आपने इंस्ट्रक्शनल गोल बनाए, टास्क को एनालाइज किया, डिलीवरी दी, और लास्ट में जाके असेसमेंट किया, ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्लियर। Assessment of learners portfolio is activity based analysis, observational analysis, task analysis या document analysis. So portfolio is like a document for teachers, so वो document को analyze कर रहे हैं, उसको assess कर रहे हैं. Which amongst the following is not a category of assessment? So for learning, off learning, as learning है, with learning जैसी कोई category नहीं है, तो आंसर D रहेगा. Arrange the following as per Dale's cone of experience. Dale cone of experience मैंने थर्ड यूनिट में ही करवा दिया था जब टीचिंग लर्निंग की बात की थी, बट इट्स ओके। यहाँ पे डायरेक्टनेस टू इनडायरेक्टनेस की बात हो रही है, सो क्या रहेगा? डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस सबसे पहले रहेगा, राइट, ई के बाद बी या सी? सो कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंस, लास्ट में क्या बोल रहे हैं? लास्ट में कॉन्ट्राइव्ड या लास्ट में फील्ड ट्रिप्स? सो ये तो फॉर श्योर गलत हो गए, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस आपको पर्पसफुल डायरेक्ट एक्सपीरियंस इसमें मिल रहा है, उसके बाद आपका क्या रहेगा जी? कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंस, फिर आपका ड्रामेटिक पार्टिसिपेशन, फिर आपका डेमोन्स्ट्रेशन, और फिर आपका फील्ड ट्रिप, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए आपको कौन ऑफ एक्सपीरियंस ये याद होना चाहिए, ठीक है। ये देखो, डायरेक्ट के बाद कॉन्ट्राइव्ड है, कॉन्ट्राइव्ड के बाद ड्रामेटाइज्ड एक्सपीरियंस, देन है आपका डेमोन्स्ट्रेशन, स्टडी ट्रिप, एग्जिबिट, उससे यानी स्टडी ट्रिप बाद में आया है, डेमोन्स्ट्रेशन और ये पहले आ गए, ठीक है। एंड्रोगोजी इन्वॉल्व्स मोस्टली इंट्रिंसिक मोटिवेशन, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग आएगी। भाई मोस्टली गड़बड़ है, क्योंकि मोस्टली क्या है, होता ही इंटरनल और इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करते हैं हम। लार्जर अमाउंट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस होगा, टीचर लेड इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगी, यंग चिल्ड्रन, यंग नहीं, हम अडल्ट चिल्ड्रन, अडल्ट की बात करते हैं, चिल्ड्रन की भी बात नहीं करते, ओके। सो डी नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, बचा ए बी बी सी। सो हम मोस्टली की वजह से ए पे नहीं जाएंगे जी, हम बी और सी के ऊपर जाएंगे। मोस्टली नहीं होता, होता ही इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। क्रिटिकल पैडागोजी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्क्स ऑफ इजीएस्ट क्वेश्चन एवर, बर्नस्टेन, पाउलो फ्रेरे, अलेक्जेंडर वाइगोट्स्की। सो पाउलो फ्रेरे हमारा आंसर हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग, सिंटेक्स ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। सो इंक्वायरी ट्रेनिंग में आप क्या रहेंगे? डाटा को गैदर करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, कन्फ्रंटिंग विद द पजलिंग सिचुएशन। तो सबसे पहले तो सिचुएशन आएगी ना आपके सामने, सो यू कन्फ्रंट विद द सिचुएशन, तो ये ऑप्शंस आउट हो गए। सिचुएशन के साथ कन्फ्रंट करके आप एनालाइज करोगे प्रोसेस को या डाटा गैदर करोगे? ओके ओके, तो लास्ट में क्या कर रहे हो आप? एक में तो लास्ट में एनालाइज कर रहे हो प्रोसेस को, एक में लास्ट में डाटा गैदर कर रहे हो। डाटा गैदर करने के बाद प्रोसेसिंग आनी चाहिए ना, सो ये फिट बैठना चाहिए। देखिए एक बार, पहले आप क्या करो, पजलिंग सिचुएशन से कन्फ्रंट करो, फिर आप डाटा गैदर करो, वेरिफिकेशन, देन आप डाटा गैदर करो, एक्सपेरिमेंटेशन, फिर आप ऑर्गेनाइज करो यानी फॉर्मुलेटिंग द एक्सप्लेनेशन। अगर आप फॉर्मुलेट कर रहे हो, ठीक है, फॉर्मुलेट के बाद वेरीफाई या फॉर्मुलेट के, ठीक है, ये सेकंड ही फिट बैठ रहा है भाई। फॉर्मुलेट के बाद आप एनालाइज करो प्रोसेस को, ओके। सो ये है जी फेज 1 एनकाउंटर विद प्रॉब्लम, फिर वेरिफिकेशन, फिर एक्सपेरिमेंटेशन, फिर फॉर्मुलेटिंग एंड एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस ऑफ द होल इंक्वायरी प्रोसेस, ओके। तो हमें तो ये 3 क्वेश्चन साथ में सोल्व करने पड़ेंगे, यहाँ एनिमेशन नहीं लगा है। स्ट्रैटेजी फॉर मेमोराइजिंग एंड एसिमुलेटिंग इन्फॉर्मेशन, सो ये इंडक्टिव थिंकिंग है या कॉन्सेप्ट अटेनमेंट है, साइंटिफिक इंक्वायरी है या न्यूमोनिक्स है। तो जब आप मेमोराइज कर रहे हो किसी तरीके से, तो वो न्यूमोनिक्स बनाते हो ना आप, तो न्यूमोनिक्स रहना चाहिए आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ फिडलर्स कंटीजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप?
ओके तो कंटीजेंसी मॉडल का आ गया, ऑल्दो इस यूनिट का नहीं है ये। बिकम एन अथॉरिटेटिव लीडर, आइडेंटिफाई लीडरशिप, असेस द सिचुएशन, सेलेक्ट बेस्ट लीडरशिप। तो ये तीनों ऑप्शन ठीक है। हम लीडरशिप की बात करेंगे जब हम ब्लैक एंड माउंटेन का भी मैनेजरियल ग्रिड मॉडल की बात करेंगे, फिडलर के कंटीजेंसी मॉडल की बात करेंगे, तो आएंगे ये मॉडल्स नेक्स्ट यूनिट में आई थिंक। हाँ 9th में है आई थिंक, 8th में तो आईसीटी से रिलेटेड है चीजें। सो हम करेंगे ये, बट इसका आंसर ये रहेगा, एक अथॉरिटेटिव लीडर बनना इज नॉट अ स्टेप। असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज यूज टू प्लान फ्यूचर लर्निंग गोल्स, include clear goals for the learning activity, reflects a view of learning, requires students to ask questions about their learning। ये वाला क्वेश्चन जो है आई थिंक वो 18 जून वाले पेपर में से है, ये वाले का तो आंसर ही नहीं आया था हमारे पास, ठीक है। सो असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात हो रही है, इज यूज टू प्लान द फ्यूचर लर्निंग गोल्स। सो फर्दर और क्या गोल्स हो सकते हैं उनके लिए आप जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग को इस्तेमाल करते हो। तो ये बिकम एन अथॉरिटेटिव, न्यूमोनिक्स, और ये आपका ए। सो आंसर्स ठीक है जी हमारे तीन। ओके, टू डेवलप एन आइडियल सिटीजन, ये हुबेल सजेस्टेड 5 एलिमेंट मॉडल, हुबेल जैसा नाम हमने कभी नहीं सुना है। सो क्रोनोलॉजिकली ये हर्बर्ट के हिसाब से ही हम अरेंज कर देंगे इनको। उसके अंदर क्या था, प्रिपरेशन से शुरुआत थी, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, ई ए है ना ऐसा, हाँ ई ए बी डी सी, यानी एसोसिएशन, एप्लीकेशन, जनरलाइजेशन, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। साइंटिफिक इंक्वायरी मॉडल, साइंटिफिक इंक्वायरी, नॉन डायरेक्टिव मॉडल, क्रिएटिव, मैंने आपको कहा था सिनेक्टिक मॉडल, ठीक है। सो वो पूछ लिया जाता है कई बार। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, सो देखो ब्रूनर का भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, ठीक है। सचमैन का साइंटिफिक इंक्वायरी हो जाएगा। नॉन डायरेक्टिव में कार्ल रोजर्स, और क्रिएटिव में आपके जॉर्डन चले जाएंगे। 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो वो जो मॉडल्स मैंने बताए ऊपर याद रखना उनको। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन में मैंने आपको बताया था कि असेसमेंट, मेजरमेंट, टेस्ट सब इंक्लूड होता है, बट साथ ही साथ इवैल्यूएशन में वैल्यू जजमेंट आ जाता है। सो मेजरमेंट, असेसमेंट और वैल्यू जजमेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। Which of the sequence, which is the sequence of taxonomy of cognitive domain as per Anderson and Crothal's taxonomy, यानी 2001 के हिसाब से पूछा है। तो सबसे पहले रिमेम्बरिंग था, और सबसे लास्ट में क्या था, इवेल्युएटिंग की बजाय क्रिएटिंग था, बट यहाँ 5 ही ऑप्शन है, तो छठा तो दे ही नहीं रखा, तो इसमें इवेल्युएटिंग ही जाएगा, ठीक है। सो ये तो हमारा एक ही ऑप्शन कट आउट हुआ यहाँ से। सो रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, सो ए बी डी सी ई, ए बी डी सी ई, ऑप्शन नंबर 3rd। विच इज द कॉम्पोनेंट ऑफ अफेक्टिव डोमेन एज पर क्रोथल एट ऑल। कॉम्पोनेंट इमोशंस है उसका कॉम्पोनेंट, फीलिंग्स है उनका कॉम्पोनेंट्स, अफेक्टिव में वैल्यूज हैं, ठीक है। तो 3 तो ये तो है ही है। कॉम्प्रीहेंशन नहीं है, ये उसका आ गया। एटीट्यूड, बिहेवियर, फीलिंग, ये इसमें ही आ जाएगा, ठीक है। तो बी सी डी ई आपका सही आंसर रहेगा, ठीक है। मेजरमेंट, असेसमेंट, इवेल्युएशन और नॉर्म्स, इवेल्युएशन में वैल्यू जजमेंट आएगा, क्वांटिटेटिव की बात आपके मेजरमेंट में होएगी, और असेसमेंट की बात आपकी क्वालिटेटिव की बात होएगी असेसमेंट में, और नॉर्म में स्टैंडर्डाइजेशन की बात होएगी। 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर 4। इजी आते हैं इसके क्वेश्चंस, आपको समझ आते, अगर आ गए तो आप कर जाओगे। कलेक्शन ऑफ लर्नर्स वर्क ऑन अ वेराइटी ऑफ टास्क इज मेंट फॉर कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ देयर परफॉर्मेंस। तो लर्नर के काम को आप जो है रिकॉर्ड में रख रहे हो, तो वो जो रिकॉर्ड आपने रखा है बढ़िया बढ़िया काम का, उसको हम पोर्टफोलियो बोल देते हैं, बात तो ठीक है। पोर्टफोलियो इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लर्नर्स परफॉर्मेंस। लर्नर की परफॉर्मेंस के बाद हम कर रहे हैं ना, लर्नर की परफॉर्मेंस का पार्ट कैसे हुआ पोर्टफोलियो। सो सेकंड ऑप्शन गलत होना चाहिए जी, आंसर आपका 3rd है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2nd इज इनकरेक्ट। Erotactic teaching relies on dash as a central pedagogy technique, questioning, homework, activity, lecturing. So erotactic teaching जो है वो questioning की टेक्निक के ऊपर रिलाई करती है जी। आप questions पूछते हो इसमें, so logical analysis of questions पे ये devoted है, इसको logic of question या आंसर भी बोल देते हैं कई बार। Okay. Psychomotor domain of learning helps the children to acquire skills on certain basis या वो certain to create something by their own.
ओके साइकोमोटर हेल्प कर रही है स्किल एक्वायर करने में अपने आप से, ताकि वो कुछ क्रिएट कर पाए. साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग इज वेरी मच लिंक्ड विद कोग्निटिव अफेक्टिव डोमेन्स एज इट हेल्प्स द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड टू डेवलप अ राइट एटीट्यूड फॉर वर्क ऑन दैट कॉन्सेप्ट फॉर स्किल डेवलपमेंट. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया साउंड कर रहा है, क्योंकि हम साइकोमोटर डोमेन में बोल रहे हैं कि आपको हेल्प कर रही है स्किल पे. तो हमने एक्शन बेस्ड और स्किल डेवलपमेंट की बात की थी साइकोमोटर में. और साइकोमोटर डोमेन क्यों कर रही है? क्योंकि ये लिंक्ड है कॉग्निटिव अफेक्टिव डोमेन से, तो ये उनको हेल्प भी कर रही है बाकी चीजों में, ताकि वो बेटर तरीके से डेवलप कर पाए. ठीक है भाई, करेक्ट एक्सप्लेनेशन. विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द टाइप्स ऑफ असेसमेंट? क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट जो है इज रिलेटेड टू फॉर्मेटिव असेसमेंट. आप फॉर मास्टरी लर्निंग पे फोकस कर रहे हो, बोल सकते हैं. समेटिव से रिलेटेड नहीं है. नॉर्म रेफरेंस्ड जो है वो समेटिव से रिलेटेड है, और समेटिव असेसमेंट जो है वो टर्मिनल है नेचर में. सो ADE आपका ऑप्शन हो जाएगा बेटर. ठीक है. असेसमेंट फॉर लर्निंग किस पे एम्फेसाइज करता है? ड्यूरिंग द लर्निंग, सीखने पे, तो लर्निंग एनहेंस करने पे. टू नो द मास्टरी ऑफ द कंटेंट, टू सर्टिफाई और ग्रेड तो फॉर श्योर नहीं है. असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है टू एनहेंस द लर्निंग, तो उसमें ऑटोमेटिकली मास्टरी तो आई गई, ऐसा हम बोल सकते हैं. आंसर क्या है इसका? फर्स्ट. सो लर्निंग एनहेंसमेंट में ऑटोमेटिकली बाकी चीजें आ गई. Arrange the steps involved in scientific procedure of problem solving behavior in correct order. Collection of relevant information about the problem, problem awareness, problem understanding, okay, verification of concluded solution, hunch for possible solution. So पहले तो आप क्या करोगे? Relevant information, ठीक है, पहले प्रॉब्लम को समझोगे. रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, प्रॉब्लम के पहले प्रॉब्लम के बारे में अवेयर होना, ये ज्यादा बेटर लग रहा है. तो पहले अगर मैं प्रॉब्लम के बारे में अवेयर हूं, तो मैं अवेयर होंगी और समझूंगी उसको, समझ के मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी उसके बारे में, मैं बहुत सारे सॉल्यूशन सोचूंगी और एक सॉल्यूशन पे पहुंचूंगी. सी थर्ड ऑप्शन बेस्ट साउंड कर रहा है. Which is not a benefit to use reflective journal as an assessment tool in pedagogy of education. तो benefit नहीं है reflective journal का. Reflective writing enable students to learn including critical thinking. हाँ, student can demonstrate analysis, creativity and originality. बोल सकते हैं. Students may not fully understand what is required of them in reflective writing, और रिफ्लेक्शन इन एंड ऑफ इट सेल्फ कैन बी पावरफुल प्रोसेस. देखो ये तो बेनिफिट ही होगा, पावरफुल प्रोसेस वाली चीज. ठीक है, अगर बच्चे फुल्ली उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो वो चीज बेनिफिट नहीं होगी ना. अगर आप डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहे हो, स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहे हैं एनालिसिस, क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी, तो ये तो अच्छी चीज है. अगर कर पा रहे हैं तो कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं वो बात की बात है. बट वो अगर प्रोसेस को ही नहीं समझ रहे हैं तो ये बेनिफिट नहीं है उसका. ओके. If a teacher, through her teaching, enables the students to learn, comprehend, understand the related concepts and perform behavioral actions on learning, the teaching level is. So teacher जो है वो समझा रहा है बच्चों को, learn, comprehend and understand, तो वो समझ भी पा रहे हैं एंड परफॉर्म भी कर पा रहे हैं बिहेवियरल एक्शंस. सो ये किस में जाएगा? ये रिफ्लेक्टिव में जाएगा, क्योंकि वो परफॉर्म भी कर पा रहे हैं उन चीजों को. विच इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ Flanders interaction analysis. Interaction means participation of teacher and students in the process of teaching. Teacher evaluates the student through assignment. It helps to know whether the teacher is effective or not. Teacher influences students through lecture, asking question, criticizing, giving directions. ठीक है, असाइनमेंट वगैरह कुछ नहीं देते इसमें हम. सेकंड ऑप्शन नहीं है हमारा, सही नहीं है. अरेंज द फॉलोइंग इन ट्रेडिशनल मैनर ऑफ राइटिंग लेसन प्लान. तो आप लेसन प्लान कैसे लिखते हो? रिकैपिचुलेशन सबसे लास्ट में जाता है, ये लो, नहीं रिकैपिचुलेशन लास्ट में नहीं जाता, रिकैपिचुलेशन के बाद होमवर्क भी आता है, होमवर्क सबसे लास्ट में जाता है. तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा सी, और उससे पहले रिकैपिचुलेशन आएगा. तो ये देख लो एक बार, स्पेसिफिक एम डिसाइड किए, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट की बच्चों की, कंटेंट को डिलीवर किया, रिकैपिचुलेट किया और लास्ट में जाके होमवर्क दे दिया. ऑप्शन ए इजी. Rubrics criteria are needed for field engagement as they give. तो field engagement में rubrics criteria आपको क्या provide करता है? Diagnostic information देता है टीचर को, summative information देता है टीचर को, या फिर formative feedback देता है स्टूडेंट्स को, placement information देता है स्टूडेंट्स को, या continuous information देता है. तो स्टूडेंट्स को continuous information देगा जी ये, तो continuous में automatically सारी information आ गई, feedback तो आई गई, formative feedback वाली चीज.
ठीक है, समेटिव इन्फॉर्मेशन देगा टीचर को, ओके, और टीचर को डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा कि किस किस बेस पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, पूरा क्राइटेरिया सारा चीजें मेंशन होंगी। सो ए, बी और ई जो है वो अपना सही आंसर हो जाएगा। ओके, अरेंज इन सिक्वेंशियल ऑर्डर द स्ट्रक्चर ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। सो क्या रहेगा, रिसाइटेशन सबसे लास्ट में रहेगा। अरे वाह, इसमें तो सब में ही लास्ट में दे दिया इन्होंने रिसाइटेशन। ठीक है, मतलब आपको याद करने पड़ेंगे। तो पहले आप क्या करोगे जी, एक्सप्लोर करोगे चीज़ों को, बी, फिर आप प्रेजेंट करोगे, एसिमुलेट करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे और रिसाइट करोगे। याद होगा तो ही ऑप्शन सेकंड आपका सही आएगा, अदरवाइज आप नहीं पहुंच पाओगे। अरेंज इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, 5 मेन स्टेप्स हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के। फोकस से शुरू होती हैं चीजें ऑब्वियसली, सो डी फोकस, यहाँ से फोकस, फिर सिंटैक्स, फिर आपका सोशल सिस्टम, फिर आपका सपोर्ट सिस्टम और फिर आपका इवेल्युएशन, ऑप्शन नंबर सेकंड। सीक्वेंसेस ज्यादा पूछी जाती हैं इस यूनिट से। अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर माइक्रो टीचिंग। तो पहले आप प्लान करोगे, प्लान के बाद पढ़ाओगे, पढ़ाने के बाद फीडबैक मिलेगा, रीप्लान करोगे, रीटीच करोगे। सो आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। Okay. Given below are two statements. Andragogy is considered as science of adult learning. Malcolm Knowles is known for his contribution in the field. दोनों statement सही है। Malcolm Knowles भी जाने जाते हैं और ये adult learning के लिए जाने जाती हैं। Easy. Okay, relevant पूछिए आपसे in context of andragogy. It refers to science and practice of adult learning. Yes. Infant learning. No. First coined by Alexander Capp. Spelling ठीक कीजिए। हर्बर्ट ने एंड्रागोजी डिस्कवर की? नहीं। फादर ऑफ एंड्रागोजी पेस्टोलॉजी है? नहीं। तो आंसर आपका ए और सी, ए और सी, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग द रूब्रिक यूजेस। तो रूब्रिक्स में चेकलिस्ट होती है, डेफिनेटली होती है, स्केल होता है, वो रेट करते हैं और ग्रेड भी करते हैं। तो सोशियोग्राम और इन्वेंट्री हम यूज नहीं करते हैं रूब्रिक्स में। ठीक है, सो इन्वेंट्री में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, हम वैसा कुछ नहीं डालते हैं इसके अंदर, और ना ही सोशियोग्राम या सोशल रिलेशनशिप्स जानने के लिए हम करते हैं। ओके, अरेंज इन सीक्वेंशियल ऑर्डर द स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग एन ई पोर्टफोलियो। तो ई पोर्टफोलियो क्रिएट करने के तरीके, डेवलप करो, एनालाइज करो, डिजाइन। पहले तो डिजाइनिंग होगी ना किसी भी चीज की। सी आएगा क्या, डिजाइन करो, इवेल्युएट करो, नहीं, फिर आप एनालाइज करके डिजाइन कर लो, एनालाइज, डिजाइन, फिर डेवलप करो, फिर इवेल्युएट करो और उसको इंप्लीमेंट कर दो। सेकंड ऑप्शन बेटर है। ओके, a teacher is attempting to help students question and challenge domination, the beliefs and practices that dominates them. In this way, teacher is trying to connect knowledge to power and the ability to take constructive action. What is the educational approach? So ये किस तरीके का अप्रोच है? तो आप पेडागोजी जो मतलब जो ऑपरेशन है उसके रिगार्डिंग बच्चे को क्या कर रहे हो, अवेयर कर रहे हो। तो वो प्रैक्टिसेस क्या डोमिनेट कर रही है, क्या नहीं कर रही, क्या हो रहा है, वो उसके प्रति आप बात कर रहे हो। सो ये क्या रहेगा जी, क्रिटिकल पेडागोजी आपका बेटर ऑप्शन रहेगा। ओके, Which one of the following code describes the directions, commands and orders to which a pupil is expected to comply as per Flanders interaction category system? So जो directions या commands आप दे रहे हो या order दे रहे हो pupil को कि वो माने उस चीज को, तो ये किस में है? So 5th में तो आप lecture देते हो, right? 6th और 7th में हम क्या कर रहे थे? आंसर आपका 6th रहेगा। ओके, पता है ना 6th क्या रहेगा, डायरेक्शंस देने का। इफ अ टीचर गिव्स स्कोर्स टू करेक्ट और रेस्पॉन्सेज इन अ क्लास टेस्ट एंड एनलिस्ट टोटल मार्क्स ऑफ ईच लर्नर ही और शी हैज डन। तो उन्होंने क्या किया है, तो उन्होंने क्या किया है, करेक्ट रिस्पॉन्सेज के प्रति क्लास टेस्ट था, नंबर दे दिए। तो नंबरिंग जो दी है वो तो मेजरमेंट तक ही काम हुआ है ना। अब वो बच्चे का वो क्वेश्चन पर्टिकुलर क्यों गलत था, क्या चीजें थी, वो असेसमेंट होता। Which among the following is purpose of a display portfolio? डिस्प्ले करना यानी शोकेस करना अपनी चीजें। So to diagnose the difficulty area of learner नहीं, to demonstrate the highest level of achievement जो बच्चे ने अचीव किया है, to document students learning of specific learning outcomes and to demonstrate mastery of learner in a curricular area. So ये तो demonstrate कर रहा है ना, display portfolio is like demonstrating या showcasing your highest achievements जो अब तक आपने achieve किया है। Which among the following are not the cognitive processes dimension of Anderson and Crothal's taxonomy of and instructional objectives? Not the cognitive process. Okay, so कौन सा इसमें नहीं है cognitive का dimension? Comprehension की जगह हम कुछ और यूज करते हैं, इवेल्युएशन तो हम करते हैं, हम सिंथेसिस की जगह क्रिएटिंग यूज करते हैं, तो सिंथेसिस नहीं है जी। सो अगर डी नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। आप क्या कर रहे हो, अंडरस्टैंड या कॉम्प्रीहेंशन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है। ओके, सो बी भी नहीं है।
बी नहीं है, इवेल्युएशन फॉर श्योर है, तो बचा क्या आपका क्या था, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग है, कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, अप्लाइंग और एनालाइजिंग, अप्लाइंग तो है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी एंड डी। बी, अच्छा नोट पूछा है ना, सॉरी सॉरी, मैं ही सोच रही इन तीनों में से ये तीनों तो है, कौन सा नहीं होएगा, ये दिक्कत है भाई, ये समझा करो जल्दी से ना कि नोट पूछा है आपसे। सो नोट में तो कॉम्प्रिहेंशन नहीं है और सिंथेसिस नहीं है, ठीक है। अच्छा ये ई वाले ऑप्शन के ऊपर आ गया, ई इवेल्युएट था, ओके, सो ई इवेल्युएट था, चलो कोई बात नहीं। प्लेसमेंट असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट और आपका समेटिव असेसमेंट। टेक अ यूनिट टेस्ट एट द एंड, टेकिंग अ प्री टेस्ट बिफोर द क्लास। प्री टेस्ट है तो ये प्लेसमेंट हो गया, आस्किंग क्वेश्चन इन बिटवीन द क्लास ये आपका फॉर्मेटिव हो गया, आइडेंटिफाइंग इश्यूज ये आपका डायग्नोस्टिक हो गया, और एंड वाली चीज आपकी समेटिव हो गई। 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर सेकेंड, ओके। Arrange the following types of learning given by Gaine in hierarchical order. So मैंने Gaine यहाँ नहीं करवाया है, बट Gaine की instructions हमने already 3rd यूनिट में कर रखी हैं, ओके, सो ये आपको पता होनी चाहिए। चेन लर्निंग, लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट, तो इससे आपसे पूछा है सीक्वेंस में लगाने हैं, आपने अरेंज करनी है। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, वर्बल एसोसिएशन, सो आंसर क्या हो जाएगा जी आपका, 3rd हो जाएगा। सबसे पहले चेन लर्निंग है, देन वर्बल एसोसिएशन है, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट और लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रिंसिपल लर्निंग ऐसे पढ़ते हैं हम। सीक्वेंस द फर्स्ट 5 लेवल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एज डिवाइडेड बाय अनीता हैरो, तो मैंने हैरो का एक ऊपर स्क्रीनशॉट डाला था, आपकी जो मैराथन करवाई है ऊपर कॉन्सेप्चुअल पोर्शन में, ठीक है। सो फॉर साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव, एक तो आपको पता होगी इन्होंने साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव की बात की है, ओके। दूसरा ये जो फर्स्ट 5 लेवल्स है इनको सीक्वेंस में लगाना है अपने को। सबसे पहले हमने रिफ्लक्स मूवमेंट पढ़ा था, तो ए आएगा सबसे पहले, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था, फिजिकल एबिलिटी, परसेप्चुअल एबिलिटी, स्किल्ड मूवमेंट या फंडामेंटल। इन सब में से लास्ट में स्किल्ड मूवमेंट था फॉर श्योर। सो अगर ए पे फर्स्ट है तो लास्ट में डी आएगा जी, तो ये ऑप्शन कट आउट हो गया। फंडामेंटल मूवमेंट्स पहले था, ओके। तो सबसे पहले रिफ्लक्स थी, देन आपकी रिफ्लक्स के बाद क्या थी, परसेप्चुअल थी या फिर परसेप्चुअल थी या फंडामेंटल थी। तो रिफ्लक्स के बाद हमने फंडामेंटल मूवमेंट, जो हमने वॉकिंग वगैरह की जो बेसिक बातें की थी वो थी। उसके बाद आपकी परसेप्चुअल एबिलिटी थी, फिर आपकी फिजिकल एबिलिटी थी और फिर आपकी स्किल्ड थी। आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा, ओके। According to Flander interaction category analysis system, arrange the following verbal behaviors in sequence according to their coding. So coding के हिसाब से ये तो 5वें नंबर पे था, ठीक है। उसके बाद हमने ऊपर वाले में बात की थी कि 6ठे नंबर पे हमने डायरेक्शंस की बात की है, कमांड्स की बात की है, ठीक है। क्वेश्चंस पूछने की बात हमने 4th नंबर पे की है। प्रेज करने की बात हमने, प्रेज एनकरेजमेंट की बात हमने पहले की है, दूसरे पे आई थिंक ये प्रेज करना, और तीसरे पे ये है। तो देखना ये बैठ रहा है क्या कुछ फिट। ई सबसे पहले है क्या, ये रहा ई, देन डी, देन बी, देन ए और देन सी, ठीक है जी, 4th ऑप्शन, ओके। Which among the following is the correct sequence of reflective level of teaching as stated by Handel and Lavers? So आपने रिफ्लेक्टिव लेवल के हिसाब से बताना है। एक्शन आप लास्ट में लोगे, ये तो हमें पता है। तो प्लानिंग एंड रिफ्लेक्शन, लेवल ऑफ एक्शन, लेवल ऑफ एथिकल कंसिडरेशन। सो लेवल ऑफ एथिकल कंसिडरेशन, प्लानिंग और रिफ्लेक्शन और लेवल ऑफ एक्शन। सो क्या चीजें रहेंगी, यही 3 ऑप्शंस को इन्होंने घुमा फिरा रखा है। आंसर आपका 4th हो जाएगा, लेवल ऑफ एक्शन, प्लानिंग एंड रिफ्लेक्शन और लेवल ऑफ एथिकल कंसिडरेशन। सो ये करेक्ट सीक्वेंस है एज पर देम, हैंडलर्स और आपका ये लेवल्स। सो ये सीक्वेंस आप इनके हिसाब से याद रखो बस, ओके। ये रहा लेवल ऑफ एक्शन, प्लानिंग और आपका लेवल ऑफ एथिकल कंसिडरेशन, ओके। चलो कर लेते हैं। मैं सोच रही थी मैं स्लाइड दबाऊंगी तो 81th क्वेश्चन आएगा, चलो कोई बात नहीं। हम ये देखते हैं, टीचर मेंटेन्स द कलेक्शन ऑफ अ स्टूडेंट्स वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये रूब्रिक है, रिफ्लेक्टिव जर्नल। देखो टीचर इसमें रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर रहा है, मेंटेन्स द कलेक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेंटेन कर रहा है, तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड नहीं है, क्यूमुलेटिव पे जाएगा अगर जाना ही है तो। रूब्रिक नहीं है, बचा क्या, पोर्टफोलियो। So ये पोर्टफोलियो है, ओके। लर्नर्स विल बी एबल टू मेजर द करेक्ट वॉल्यूम ऑफ अ केमिकल यूजिंग अ मेजरिंग फ्लास्क। above objective will fall under which category of educational objective suggested by Anderson and Crowther? Okay, learners will be able to measure the correct volume. So फैक्चुअल चीज मतलब वो वॉल्यूम मेजर कर पाएंगे। सो फैक्चुअल नॉलेज ऑफ एनालिसिस लेवल,
या प्रोसीजरल नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन लेवल, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ऑफ एनालिसिस लेवल और मेटाकोग्निटिव नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन लेवल। सो लर्नर्स वो चीज करके देख पा रहे हैं तो ये प्रोसीजरल नॉलेज रहेगी, एप्लीकेशन लेवल पे करके देख पा रहे हैं, एप्लीकेशन लेवल रहेगा और प्रोसीजरल नॉलेज रहेगी। Which among the following are not considered assessment as learning? Teacher gives a unit test and assign marks. टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू ग्रेड द असाइनमेंट ऑफ देयर पीयर, ये तो पीयर असेसमेंट रहेगा। सीख भी सकते हो उससे आप कुछ ना कुछ। तो ये टीचर जो यूनिट टेस्ट दे रहा है और मार्क्स असाइन कर रहा है ये तो एज लर्निंग नहीं है। टीचर आस्क द स्टूडेंट टू डू सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट जब आप करते हो तब आप सीख रहे हो साथ साथ कुछ ना कुछ, ठीक है। सो नहीं कंसीडर किया जाएगा, वो आपसे पूछा है। टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू राइट अ रिफ्लेक्टिव जर्नल, इसमें भी ये दोनों चीजें ना बच्चा खुद कर रहा है तो वो सीखेगा साथ ही साथ, ओके। बाकी चीजें एक में टीचर मार्क्स असाइन कर रहा है, एक में पीयर मार्क्स असाइन कर रहे हैं और एक में टीचर गिव्स ग्रेड्स एंड आस्क स्टूडेंट्स टू डिवाइड देमसेल्फ इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर मार्क्स। सो ये भी नहीं है, तो ये 3 ऑप्शन नोट में आएंगे, नॉट कंसीडर्ड एज असेसमेंट एज लर्निंग। तो सिर्फ सी और डी को ही हम असेसमेंट एज लर्निंग कंसीडर करेंगे, ए बी और ई थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, एंड्रोगोजी, डायलॉगिक टीचिंग, क्रिटिकल पेडागोजी, पेडागोजी, आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्पिंग इन अडल्ट लर्निंग तो एंड्रोगोजी आ जाएगा। हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू क्वेश्चन एंड चैलेंज द डोमिनेशंस तो क्रिटिकल पेडागोजी आ जाएगा। आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग अडोलेसेंट्स, अडोलेसेंट्स बच्चों में ही आ जाते हैं तो हम इसको इसमें कंसीडर करेंगे। आर्ट ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स ऑनगोइंग टॉक बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट तो ये डायलॉगिक टीचिंग हो जाएगी। 1 2 3 4 3 1 4 2 3 अपना आंसर जो है वो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है जी। Gaine gave a sequence for cumulative learning for following learning type. So इन्होंने क्या बोला है, सीक्वेंस दी है ना, तो गाइने की सीक्वेंस ही तो पूछी है आपसे। सो आपका मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, रूल्स और आपका सिग्नल। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका थर्ड हो जाएगा जी। आपको पता होनी चाहिए ये सीक्वेंस गाइने की जो मैंने थर्ड यूनिट में करवाई थी, तो अब तक तो याद होनी चाहिए थी आपको ये, ठीक है। पहले सिग्नल लर्निंग, फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स, देन मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट लर्निंग और रूल लर्निंग, ओके। पोर्टफोलियो डेवलपमेंट इज बेसिकली अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्टैटिक प्रोसेस, डायनामिक प्रोसेस या टीचर सेंटर्ड प्रोसेस। तो टीचर सेंटर्ड नहीं है, स्टैटिक नहीं है, चेंज होती रहेंगी चीजें। सो ये आपका किसमें कंसिडर होगा, डायनामिक प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस होता है एकदम से कर देना, तो एकदम से नहीं डेवलप करते हो आप, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो अचीवमेंट्स है उनको शोकेस करते हो। सो डायनामिक प्रोसेस है। Who was the main proponent of understanding level of teaching? Understanding level के मॉरिसन, हंट, देन आपका हर्बर्ट और ग्लेसर। ग्लेसर का तो बेसिक टीचिंग मॉडल है, मेमोरी लेवल के हर्बर्ट हैं, बिगी और हंट रिफ्लेक्टिव के हैं। आंसर आपका मॉरिसन हो जाएगा। Which of the following is or are examples of alternative assessment? Alternative assessment, response journals, portfolio, typical and term exam। तो जो टिपिकल एंड टर्म एग्जाम है वो तो होता ही है ना, वो अल्टरनेटिव कहाँ हुआ, वो तो ट्रेडिशनली चला ही आ रहा है, ठीक है। तो आंसर आपका ए और बी हो जाएगा, ओके। एंड्रोगोजी में लर्निंग ऑफ अडल्ट्स इज देयर विद इन इट्स स्कोप, लर्निंग ऑफ अडल्ट्स जो है विद इन इट्स स्कोप है। लर्नर्स इंडिपेंडेंट हैं, स्ट्राइव फॉर सेल्फ डायरेक्शन, लग रहा है ठीक। टीचर डिसाइड्स वो, नहीं टीचर नहीं डिसाइड करेगा कब क्या करना है, नहीं। सो फॉर श्योर थर्ड नहीं आएगा, 3 ही ऑप्शन सही बताने हैं। सो ऑब्वियसली अडल्ट्स जो है, लर्निंग ऑफ अडल्ट्स इज देयर विद इन इट्स स्कोप। मोटिवेशन स्टेम्स फ्रॉम सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस एंड रिकग्निशन दैट कम्स फ्रॉम सक्सेसफुल परफॉर्मेंस। सो ए बी डी आंसर सेकंड हो जाएगा, ओके। Pedagogy is a method and practice of teaching, yes, encompasses teaching style, teaching theories, feedback सब आ जाएगा, बोला था मैंने आपको पहली स्लाइड में। Involve the style of transacting the curriculum in the classroom, हाँ किस तरीके से आप पढ़ा रहे हो, डिलीवर कर रहे हो। Require teachers not to get influenced due to difference in age of student and nature of content to be delivered। ABC आना चाहिए, ये ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होता कि टीचर अफेक्ट ना हो एंड ऑल। ABC competency based assessment should be done just after the end या completion of the program, ऐसा तो कंपल्सरी नहीं होता है। should take into its scope all measurable components aspects that need to be assessed, should not demand flexibility with regard to use of tool or approaches, should be fair and objective। तो देखो fair and objective होनी चाहिए, ये तो for sure है। अगर ये भी है तो ये 2 ऑप्शन कट आउट हो गए। अब BCD या ABD, ABD या BCD,
आप कंसीडर तो करोगे कि क्या किस बेसिस पे आप मेजर कर रहे हो, तो वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड में आएगा, बी तो आएगा फॉर श्योर, तो दोनों में ही है बी। तो अब ए और सी में से बचता है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी डिमांड नहीं करता ये कि आप कौन से टूल्स या अप्रोचेस यूज कर रहे हो, या फिर जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम आपको कर लेनी चाहिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। तो ए बी डी रहेगा जी, ठीक है, आपको उसी टाइम कर लेनी चाहिए, बिकॉज ये डिमांड वाला है। देखो ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि जस्ट आफ्टर कर लो, लेकिन जो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं ना उसमें सी नहीं फिट बैठेगा। ओके अगर सी नहीं फिट बैठ रहा और डी सही है तो ए बी डी ही हमारे पास ऑप्शन बचता है। ओके तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी वाली चीज है ये तो रहेगी ना अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, तो कि आप किस टूल का या किस अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे हो उसमें आप फ्लेक्सिबल हो। What is the correct order of the process of portfolio development? Collection, reduction, display, reflection. करेक्ट ऑर्डर आपसे पूछा है। सो आप पहले कलेक्ट करोगे चीजें, ठीक है, उस कलेक्शन में से आप रिफ्लेक्ट बैक करके, रिड्यूस करके और डिस्प्ले करोगे, ऐसा कुछ है क्या? कलेक्शन रिफ्लेक्शन है क्या? ए डी फिर डिस्प्ले करो और फिर नहीं, हाँ रिडक्शन एंड देन डिस्प्ले, फोर्थ ऑप्शन है ना। रुब्रिक्स कैन बी यूज्ड फॉर पीयर फीडबैक, कर सकते हैं, या रुब्रिक्स कैन बी यूज्ड ओनली फॉर पीयर फीडबैक। ओनली का तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता, सेकंड गलत हो गया, फर्स्ट सही हो गया। Assessment is a systematic process of identifying, collecting, interpreting information about the student's learning, और assessment results must be communicated in a clear and transparent way। तो आप उसको communicate कर पाओ assessment के results को, systematic तरीका है student की learning से related। ठीक है जी, दोनों statement ठीक है। Essential element of distinction between the concept of pedagogy and andragogy, तो main चीज क्या रहती है? Method and approaches used, या फिर रोल ऑफ प्रीवियस लाइफ एक्सपीरियंसेस इन लर्निंग, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, या डिग्री ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। नहीं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है लाइफ एक्सपीरियंसेस। पेडागोजी में जो बच्चे आ रहे हैं उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एंड्रोगोजी वालों के पास एक्सपीरियंस है। Continuous and comprehensive internal evaluation CCIE and feedback mechanism are essential components of। So continuous है और comprehensive है। So ये continuity की जब आप बात कर रहे हो तो वो formative का ज्यादा जाएगा, ओके और इंटरनल इवेल्युएशन है। ओके द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवेल्युएशन। सो नॉर्म रेफरेंस इंटरप्रिटेशन होती है, नहीं, फेस टू फेस इंटरव्यू जरूरी नहीं है, स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट भी जरूरी नहीं है, लेकिन क्राइटेरिया रेफरेंस इंटरप्रिटेशन होगी कि आप एक क्राइटेरिया बेसिस पे या मास्टरी लर्निंग बेसिस पे उस पर फोकस कर रहे हो। ओके Which of the following statements about adult learners help an instructor while developing his andragogy? So learning process is self-directed, independent है, हाँ। Previous life experiences have limited role तो होता है, limited का पता नहीं। Desire of self-development to cope with changes in lifestyle and work environment. What and how to learn is decided by instructor or other authority, नहीं, खुद decide करते हो आप। Motivation to learn is guided by desire to enhance self-esteem, self-confidence, recognition. Sounds better. यानी for sure D ऑप्शन नहीं आएगा, D कट होते ही हमारा आंसर ACE आ गया, क्योंकि B में हमारे लिमिटेड एक्सपीरियंस की बात हो, लिमिटेड रोल की बात हो रही है, बट एक्सपीरियंस एक ह्यूज रोल प्ले करेगा। तो आंसर आपका ACE हो गया जी। What is not said may be more meaningful than what is said. That means non-verbal interaction are more हेल्पफुल देन वर्बल इंटरेक्शन। सो नॉन वर्बल की बात किसने की है जी? गैलोवे ने की है, गैलोवे सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस ऑफ कम्युनिकेशन। सो आंसर थर्ड हो जाए। ओके पियाजे गिलफर्ड वो तो है ही नहीं इस फॉर्म के, एक डेवलपमेंट की बात कर रहा है, एक इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, फ्लेंडर ने वर्बल की बात की है। Steps involved in the pedagogical analysis of syllabus of a teaching subject are listed below. तो pedagogical analysis के steps हैं, formulation of instructional objectives and stating them in behavioral terms, selection of teaching method, classroom activity, needed equipment, content analysis of subject matter in terms of unit, subunit, concept, subconcept, choice of appropriate method of evaluation. Evaluation बाद में डिसाइड करोगे, पहले तो आप कंटेंट को एनालाइज करते हो, उसको सब्जेक्ट मैटर्स में डिवाइड करते हो। आंसर तो आपका यहीं से आ जाना चाहिए था। फिर आप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हो, फिर टीचिंग मेथड सिलेक्ट कर रहे हो, और फिर आप लर्निंग आउटकम्स को कैसे इवेल्युएट करना है वो डिसाइड कर रहे हो। थर्ड ऑप्शन। ओके व्हाट स्टेप्स आर फॉलोड लॉजिकली टू रिक्रूट द पीपल। सो रिक्रूटमेंट के लिए पहले आप एडवर्टाइजमेंट देते हो, एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पहले आप जॉब एनालिसिस करते हो, जॉब को एनालाइज करते हो, है ना, पहले जॉब एनालिसिस रहेगा कि इन बेसिस पे, फिर आप एडवर्टाइज करोगे, है ना।
फिर आप एडवर्टाइज करोगे, फिर आप इंटरव्यू लोगे, फिर आप एग्रीमेंट फॉर वर्क और जॉब, और फिर ओरिएंटेशन और हाँ ठीक है, ओरिएंटेशन और इंडक्शन तो जॉब मिलने के बाद होती है, ठीक है। सो आंसर आपका थर्ड हो गया जी, सी। ओके, which of the following statements define the basic philosophy, theory, practice of teaching children according to critical pedagogy? Emphasis on the concepts like compassion, kind-heartedness, healthy dialogue to ensure children's well-being and social development. बात तो अच्छी है, but critical pedagogy के हिसाब से है कि नहीं है? Questioning the dominant beliefs or world views about knowledge and learning, discover deeper meaning and root causes of the phenomena. Sounds मोर फैमिलियर जब हम क्रिटिकल पेडागोजी की बात करते हैं. एक्सेप्टिंग द मल्टीकल्चरल नीड्स टू क्रिएट इक्वली कंफर्टेबल लर्निंग एनवायरमेंट फॉर ऑल चिल्ड्रन इररिस्पेक्टिव ऑफ कल्चर एंड सोशल ओरिजिन. बात अच्छी लग रही है बट क्रिटिकल पेडागोजी से रिलेट नहीं कर रही है. चैलेंजिंग ट्रेडिशनल बिलीव्स अबाउट नॉलेज, लुक फॉर अल्टरनेटिव, क्रिएट नॉलेज थ्रू थॉट्स, एक्सपीरियंस एंड डायलॉग. चैलेंज करना बहुत अच्छी बात लग रही है, लेकिन वो चीज तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चनिंग द डोमिनेंट बिलीफ में आ गई. ओके, तो बी ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है जी. The portfolio assessment technique as a part of pedagogical practices is used for the purpose of evaluating students and involves recording. तो portfolio assessment technique आपसे पूछी है. Learning outcomes after completion of a course, readiness for an impending competitive exam. कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वर्ड देख के ही अजीब लग रहा है. लेबोरेटरी वर्क आफ्टर द एंड ऑफ अ सेमेस्टर, प्रोग्रेस इन लर्निंग एंड परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो पोर्टफोलियो असेसमेंट टेक्निक जो है वो यूज की जा सकती है फॉर द पर्पज ऑफ इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स, जिसमें वो क्या करेगा, वो प्रोग्रेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. पोर्टफोलियो असेसमेंट में प्रोग्रेस जो है वो होएगी, ना कि आप जो है कोर्स कंप्लीशन के बाद लर्निंग आउटकम के बेस पे कर लोगे. Flinders interaction analysis technique used for analysis of teaching learning situation in the classroom as a feedback mechanism mainly takes into account. तो mainly वो verbal behavior को account करती है. So non-verbal को नहीं करती, चाहे टीचर का हो स्टूडेंट का हो. Only verbal behavior of teacher in the classroom, verbal behavior of teacher and student, both verbal and non-verbal. both non-verbal verbal नहीं आएगा, verbal behavior करती है, but pupil talk भी तो है ना इसमें. So teacher और student दोनों के verbal behavior वाला option better है. The system of objective analysis of written or spoken verbal communications is known as. So system of objective analysis of एनालाइज कर रहे हो आप रिटन या स्पोकन वर्बल कम्युनिकेशन. सो इंटरैक्शन एनालिसिस, प्रोफाइल एनालिसिस, कंटेंट या फैक्टर एनालिसिस. इंटरैक्शन एनालिसिस, क्योंकि आपने बोला कि आप कम्युनिकेशंस, वर्बल कम्युनिकेशंस की बात कर रहे हो आप, चाहे वो रिटन हो या स्पोकन हो, बट कम्युनिकेशंस है. Which of the following statements are true for portfolio assessment technique used for performance evaluation of students? तो portfolio के हिसाब से assess students growth and achievement over a period of time. हाँ. स्कोरिंग प्रोसेस इज सिंपल, रिलायबल, वैलिड बोल सकते हैं. मोटिवेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग इज एनहेंस्ड. एनेबल स्टूडेंट्स टू इवेल्युएट देयर ओन परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्ट. एनेबल करता है ये. प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन इज लेस डिमांडिंग एंड टाइम सेविंग. टाइम सेविंग तो नहीं है एज सच, ठीक है. सो ए और डी तो ठीक लग रहा है. ए और डी के हिसाब से मोटिवेशन इन्वॉल्व है स्टूडेंट का, क्योंकि लर्निंग एनहेंस हो रही है. जरूरी नहीं है सिंपल, रिलायबल या वैलिड हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस माना जा रहा है, और लेस डिमांडिंग भी नहीं है, हाईली डिमांडिंग है, टाइम सेव नहीं होएगा. ए सी डी. ओके. For a group of adult learners, a trainer provides information to enables them to understand the information for indicating acceptability and non-acceptability of their responses. This will be technically called providing. So group of adult learner के लिए a trainer provides information ताकि वो समझ पाए, information for indicating acceptability, non-acceptability. Okay. Prompts for emission of correct behavior, feedback of the given response, judging the value of information or information linkage device. So ये technically क्या कहेगा? This will be technically called providing feedback of the given response. Okay. Which among the following is best suited for assessment of social skills? सोशल स्किल्स की असेसमेंट की बात हो रही है. चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, न्यूमेरिकल स्केल या रूब्रिक. जब सोशल स्किल की बात हो रही है तो न्यूमेरिकल पे तो नहीं जाएंगे हम, राइट. तो आंसर हमारा रूब्रिक्स बेटर रहेगा, बेस्ट सुटेड. क्योंकि रूब्रिक्स में हमने क्या बोला था कि रेटिंग स्केल और चेकलिस्ट हम इंक्लूड करते हैं. ग्रेडिंग स्केल, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट. During the course of teaching, a teacher very often uses probing questions to clarify students' ideas and concepts. This may be linked with which of the following assessment procedures? Diagnostic, predictive, formative या फिर summative. तो जो probing questions आप use कर रहे हो वो किस में आ जाएंगे जी? Formative में आ जाएंगे.
Okay. Automated unconscious mastery of activities and related skills at a strategic level with reference to classification of objectives of learning in psychomotor domain proposed by R.H. Dave means. So automated unconsciously भी आप कर पा रहे हो, that means naturalize हो गई है वो चीज, तो naturalization. Okay, automation की बात जो हमने की थी. Autonomous development level, memory level, understanding level, reflective level. ठीक है. Problem raising, problem solving by teacher and students in a participatory mode. Feeling of autonomy with little or no scope for teacher intervention. A kind of negative education. Emphasis on positive, negative examples with a view to promote concept attainment. Clear and understand a systematic representation of facts and their description with an eye on correct retention. तो ये आपका मेमोरी लेवल पे जाएगा जी. ये हो रहा है क्या इससे सोल्व? ये लो, इससे ही सोल्व हो गया. ठीक है. सो ये आपका फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी वाली चीज ऑटोनोमस डेवलपमेंट में जाएगी. पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हो आप कि सारे तरीके के एग्जांपल्स आप समझाने के लिए दोगे और आपका जो है वो रिफ्लेक्शन लेवल फर्स्ट में जाएगा. ओके, तो आंसर आपका डी हो जाएगा जी. Which of the following assessment are of learning outcomes will belong to the category of lower level? So ability to analyze the fact and information, ability to create, synthesize various facts together, mastery of facts and information as shown in reproducing them when asked for, ability to use standards and arriving at discuss. देखो बाकी सारों में ability की बात हो रही है कोई ना कोई, यहाँ पे mastery की बात हो रही है वो भी facts के ऊपर. So ये lower level यानी ये memory level से relate करेगा आपका, बाकी सारे upper level से relate करेंगे. A teacher intends to conduct remedial classes for some students who are not responding satisfactorily. Which type of evaluation she or he would undertake for choosing students for his or her remedial class? तो वो diagnostic evaluation या diagnostic assessment करेंगे जिसमें वो diagnose कर पाए उनकी strengths और weaknesses. ओके, समेटिव या पोर्टफोलियो इनसे कुछ नहीं होएगा. अ टीचर एजुकेटर ऑफर्स इमीडिएट कमेंट्स इन द फॉलोइंग फॉर्म फॉर क्लासरूम बिहेवियर एज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय द स्टूडेंट टीचर. नो, यू शुड डू इट रादर दिस वे. तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? देखो, अगर टीचर बोलता नो यू शुडंट डू इट, ये तो नेगेटिव फीडबैक हो जाता. ठीक है, तो ये नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है क्योंकि नो वर्ड का यूज हुआ है, इवेल्युएटिव भी नहीं है, ये करेक्टिव फीडबैक है क्योंकि आप नो बोल के उसको बता रहे हो कि आप किस तरीके से कर सकते हो. ओके, फॉर क्लासरूम डिस्कशन सेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन एनकरेजिंग रिफ्लेक्शन अमंगस्ट लर्नर? सो इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंटरेक्शन सेशन, थिंक पेयर शेयर. सो ये क्या बोल रहे हैं? मोस्ट अप्रोप्रिएट इन एनकरेजिंग रिफ्लेक्शन. क्वेश्चन आंसर इंडिविजुअल में तो नहीं होएगा, साथ में आप एनकरेज करोगे जी थिंक पेयर और शेयर सेशन को, क्योंकि आप सोचो फिर साथ में सोचो फिर शेयर करो चीजों को. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग आउटकम बेस्ड बिहेवियर्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ बीइंग हाई इन टर्म्स ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज इन कॉग्निटिव डोमेन? तो हाई अपर वाली 3 पे जाएंगी. ठीक है, सो लास्ट वाली 3 में क्रिएशन था अपने पास, कॉग्निटिव में क्रिएशन. नॉलेज तो फर्स्ट वाले लेवल पे ही होता है. ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन भी नहीं आएगा. सो क्रिएशन ठीक है, एप्लीकेशन एनालिसिस भी ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग इन सब में होती है बट क्रिटिकल थिंकिंग एज सच कैटेगरी नहीं है. ओके, सो अपना क्या होता है, पहले डी तो फॉर श्योर आएगा, डी आएगा तो ये कट आउट हो गया. ठीक है, हम क्या क्या स्टेप्स थे हमारे? नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग. तो अप्लाई नहीं आएगा भाई. एनालिसिस, क्रिएशन और क्रिटिकल थिंकिंग, एडीई है क्या? एडीई के साथ जाएंगे हम. ठीक है, सो क्योंकि पहले 3 लेवल्स में एप्लीकेशन पार्ट आ जाता है. ओके, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल. द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू नो द सब्जेक्ट इन डेप्थ एंड डेवलपिंग इनसाइट लीडिंग टू द क्लैरिटी ऑफ स्ट्रक्चर. इन डेप्थ की बात कर रहे हो आप और इनसाइट भी डेवलप करने की बात कर रहे हो. साउंड सम सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्शन साउंड कर रहा है, देख लेते हैं एक बार. मेन एम्फेसिस इज ऑन ऑर्डरली रिप्रेजेंटेशन ऑफ थॉट्स लीडिंग टू देयर लॉन्गर रिटेंशन. सब कुछ छोड़ो, ये रिटेंशन की बात आ गई, ये तो मेरा मेमोरी पे ही जाएगा. सो अगर ये इस पे जाएगा तो मैं यहाँ पे जाती हूँ. The basic purpose is to engage students in learner in clear, coherent and critical thinking. Critical thinking वाला reflective में आएगा. Purpose is to propose self feelings leading to the sense of freedom. Freedom की बात आ गई autonomous, और ये समझने वाली चीज understanding पे जाएंगे. Option 4th. Okay. In which of the following set is stipulated the highest level categories of taxonomy in cognitive affective psychomotor domain में respectively highest level की बात हो रही है. तो हमने देखा था साइकोमोटर में तो नेचुरलाइजेशन है सबसे लास्ट,
अफेक्टिव में कैरेक्टराइजेशन है और कोग्निटिव में इवेल्युएशन है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा जी। A standard of performance for a defined domain is termed as, तो एक स्टैंडर्ड जो परफॉर्मेंस का आप मान के चल रहे हो दैट इज पोर्टफोलियो, ब्लूप्रिंट, रुब्रिक्स या फिर अचीवमेंट, तो स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस फॉर अ डिफाइंड डोमेन, तो आंसर आपका रुब्रिक्स हो जाएगा जी। क्योंकि आप एक स्टैंडर्ड, वो आप रुब्रिक्स में क्या कर रहे हो, स्टैंडर्ड सेट कर दिए आपने और उस बेसिस पे आप क्या करोगे, चीज़ों को डिसाइड करोगे या इवेल्युएट करोगे। सो ये परफॉर्मेंस असेसमेंट के लिए भी यूज हो सकता है, पोर्टफोलियो किसी भी तरीके की असेसमेंट के लिए आप रुब्रिक्स यूज कर सकते हो। इन फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरीज विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू इनडायरेक्ट टीचर टॉक, यानी पहली 4 अपनी डायरेक्ट टीचर टॉक में थी, नहीं डायरेक्ट वाली नहीं, पहले 4 इनडायरेक्ट थी। तो पहली 4 में से बताओ अब। लेक्चरिंग हमारा डायरेक्ट में है, डायरेक्शन देना डायरेक्ट में है, ये ठीक है। कैटेगराइज, ये क्रिटिसाइज करना भी डायरेक्ट में है, प्रेज करना और आइडिया यूज करना। सो आपका सी, ई और एफ यानी ऑप्शन नंबर सेकंड, ये आपके इनडायरेक्ट में आएंगे जी। ओके, आइडियलिज्म, ओके ये तो थॉट्स आ गए। टीचर का क्या रोल है, ओके देखिए, आइडियलिज्म में, रियलिज्म में, प्रैग्मेटिज्म में और एसेंशियलिज्म में, टू असिस्ट ईच स्टूडेंट पर्सनली इन हिज और हर जर्नी टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन है तो आइडियलिज्म साउंड कर रहा है। टू फंक्शन एज अ कंसल्टेंट इन प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, ओके, टू बी अ रोल मॉडल, रोल मॉडल आएगा, रोल मॉडल अपना आइडियलिज्म में हम करते हैं। नॉलेज को इम्पार्ट करना, सो रोल मॉडल आपका आइडियलिज्म में बनता है जी। नॉलेज इम्पार्ट करना रियलिज्म आ जाएगा। फंक्शन प्रॉब्लमैटिक जो है स्टूडेंट्स को पर्सनली असिस्ट करना, किस में जाएगा, क्योंकि आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में कंसल्टेंट की तरह काम कर रहे हो, ये प्रैग्मेटिज्म में जाएगा। 3, 4, 2, 1, ऑप्शन बी है क्या, बी है, ठीक है। On the basis of Flanders interaction analysis category system in 10 by 10 observation matrix, the cell which indicates a sustained level of verbal interchange, तो ये जो sustained level है ये steady state ratio में होता है, ठीक है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। Which of the following is the correct sequence for staff recruitment, testing, cum interview, job analysis, advertisement, issue of appointment? अपॉइंटमेंट लेटर तो लास्ट में ही जाएगा, ये बात तो ठीक है। अपॉइंटमेंट के बाद थोड़ी एडवर्टाइज करोगे, पहले आप जॉब को एनालाइज करोगे कि आपको चाहिए कैसा बंदा, फिर आप उसको एडवर्टाइज करोगे, उसका इंटरव्यू लोगे, सिलेक्शन करोगे और अपॉइंटमेंट ऑर्डर उसके हाथ में दे दोगे। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस इन फॉर्मुलेशन ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, criteria for acceptability of behavior, conditions in which behavior will occur और the behavior जो हो रहा है, the behavior, the criteria of acceptability, the conditions in which behavior will occur। कंडीशंस, बेसिकली कंडीशंस, किन कंडीशंस में वो बिहेवियर होना चाहिए, उस किस तरीके का बिहेवियर एक्सेप्टेबल होगा और फिर एक्चुअल में वो बिहेवियर हो रहा है। ओके, तो आंसर आपका डी हो जाएगा जी। बिहेवियर टू बी स्पेसिफाइड, फिर वो कंडीशंस स्पेसिफाई करो, फिर क्राइटेरिया स्पेसिफाई करो। ओके, सो बिहेवियर टू बी स्पेसिफाइड, कंडीशंस इन विच द बिहेवियर विल अकर एंड द क्राइटेरिया ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द बिहेवियर। सो ये सीक्वेंस रहेगी जब आप बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हो। Steps of Morrison's teaching model: exploration, presentation, assimilation, organization or recitation. Asking students to present their acquired ideas without the help of the teacher. So ये किस में जाएगा, ये तो organization में जाएगा जी। Then है आपका helping students to relate presented material to their internal self. ये किस में जाएगा, internal self को आप यानी assimilate करो उस information को, है ना। Ascertaining the previous task related behavior of the student, so वो exploration में आप explore करके देख रहे हो। Then है आपका revisiting the material, revisit आप कर रहे हो तो last में revisit करोगे। Themes describe करना यानी कि present करना चीज को। So 3, 5, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, In portfolio assessment, which of the following should be given priority? So portfolio assessment में specific nature of activities to be performed, norms following which the activities have to be regulated, duration of time allowed for completion of portfolio और rubrics in terms of which portfolio will be judged. So आप priority में वो रखो जिस पे आपका portfolio judge किया जाएगा, उस rubrics की terms और चीजों को ध्यान में रखो। ओके, at semester and teacher wants to assess the, देखो एक तो एंड आ गया, सेमेस्टर के एंड की बात हो रही है। अब टीचर असेस करना चाह रहा है तो किस तरीके का टेस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा, पोर्टफोलियो, फॉर्मेटिव, परफॉर्मेंस या समेटिव? तो ऑब्वियसली समेटिव असेसमेंट, क्योंकि एंड टर्म एग्जामिनेशन की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड इंडिकेटर ऑफ इनडायरेक्टनेस?
सो इनडायरेक्टनेस में पूछें, पहले 4 कैटेगरीज इनडायरेक्टनेस में है, फीलिंग्स एक्सेप्ट करना, आइडियाज यूज करना, डायरेक्शन और क्रिटिसिज्म ये आपका डायरेक्ट में आता है, लेक्चरिंग भी डायरेक्ट में आता है, प्रेजिंग और एनकरेजिंग आपका इनडायरेक्ट में आता है। तो सी डी एफ जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। Which among the following is the main objective of assessment? Assessment का objective पूछा है, collect information systematically to judge students characteristic, to find out the weakness, ये तो diagnostic assessment आ जाएगा particularly, to relate various collected information about the students or to obtain data about learning difficulties। तो आंसर आपका फर्स्ट ही जाएगा जी, कि आप इंफॉर्मेशन जो सिस्टमेटिकली कलेक्ट कर रहे हो ना, ये मेन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट का, ताकि आप फिर इवेल्युएट कर पाओ यानी जज कर पाओ। Okay, which of the following will form the basis for self evaluation for a student teacher? So student teacher is like, मान लो बीएड या एमएड में आप पढ़ाने जा रहे हो, तो आप स्टूडेंट हो बीएड एमएड के, बट आप टीचर बनना चाह रहे हो, तो आप जो इंटर्नशिप में हो वो स्टूडेंट टीचर हो। ओके, तो उसमें आप अगर खुद को इवेल्युएट करना चाह रहे हो तो क्या बेसिस सेट करोगे? स्टूडेंट्स लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हो वो कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर वो ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं दैट मीन्स आप अच्छा पढ़ा रहे हो बोल सकते हैं, तो ये आप बेसिस मान सकते हो इसको। सेटिस्फेक्शन ऑफ पेरेंट्स अबाउट स्टूडेंट प्रोग्रेस, ये आप खुद को इवेल्युएट करने के लिए नहीं मानोगे। स्टूडेंट की परफॉर्मेंस इन द टेस्ट, हाँ टेस्ट में स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म किया है, और स्टूडेंट टीचर का परसेप्शन कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप कैसा पढ़ा रहे हो। ओके, तो ये भी हो सकता है। पीयर ग्रुप फीडबैक, ये तो पीयर फीडबैक हो गया ना, सेल्फ इवेल्युएशन कैसे हुआ, या फीडबैक फ्रॉम मेंटोर, तो ये टीचर ने आपको फीडबैक दिया है तो टीचर असेसमेंट हो गई, ये आपकी तो नहीं हुई। आप सेल्फ इवेल्युएशन के लिए पीयर या फीडबैक पे नहीं, आप खुद का परसेप्शन क्या है, बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, बच्चे पार्टिसिपेट कैसा कर रहे हैं। सो ए सी डी आपका आंसर रहेगा। ठीक है जी। Which of the following are the essential features of a module? It is a self-sufficient, attending contact classes, सेल्फ लर्निंग। ओके, हमसे पूछा है एसेंशियल एक मॉड्यूल का फीचर्स क्या रहेंगे। मॉड्यूल्स अपने आप में ही सफिशिएंट होते हैं, ये बात ठीक है। ठीक है, कॉन्टेक्ट क्लासेस अटेंड करना ये फीचर नहीं लग रहा मुझे। खुद को सेल्फ लर्निंग, सेल्फ इवेल्युएशन हो सकता है इससे। स्टेटमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स वो भी दी होती हैं इसमें। सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट वर्क नहीं दिया होता भाई। सो ए सी डी ई है क्या ऑप्शन में? ए सी डी ई ऑप्शन नंबर 4। ओके, जैसे इग्नू का मटेरियल आप देखोगे ना उठा के, तो एक जो पीडीएफ आपको मिल रही है दैट इज अ मॉड्यूल इन इटसेल्फ, वो सेल्फ सफिशिएंट है, आपको उसके लिए कोई क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है। सेल्फ लर्निंग है, आप खुद से सीख सकते हो, उसको पढ़ के आप खुद को इवेल्युएट कर सकते हो, उसमें इवेल्युएशन का भी पोर्शन होता है। सबसे स्टार्टिंग में उसमें दिया होता है लर्निंग आउटकम्स क्या निकल के आएंगे इसके बाद। ओके, Which of the following is the main assumption of Charles Galloway's system of observation? Verbal training should be enriched. वर्बल कम्युनिकेशन इज द एडिक्वेट बेस, ये तो फ्लैंडर ने बोला है। नॉन वर्बल इवेंट्स डोंट मैटर मच, ये तो नहीं बोला। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी मोर इफेक्टिव ड्यूरिंग इंटरेक्शन इन द क्लासरूम, ये बात ठीक है, ये इन्होंने बोली है जी। School headmaster conducts a monitoring program for improving classroom instructional procedure. This will be in the midst of which type of evaluation? तो स्कूल हेडमास्टर ने कंडक्ट किया है मॉनिटरिंग प्रोग्राम ताकि वो इंप्रूव कर पाए क्लासरूम इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स को। सो ये नॉर्म रेफरेंस्ड है, क्राइटेरिया रेफरेंस्ड है, समेटिव है कि फॉर्मेटिव है? तो ये फॉर्मेटिव है जी। ओके, Which of the following activities will be considered more relevant for pre-active stage of teaching? So writing of instructional objectives. Okay, आपसे पूछा है most relevant for pre-active stage. इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स लिखना, प्रेजेंट करना कंटेंट, प्रेजेंट तो इंटरैक्टिव फेज में होएगा। गाइडलाइन प्रिपेयर करना फॉर इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग, प्रिपेयरिंग लेसन प्लान की प्रिपरेशन, आस्किंग प्रोबिंग क्वेश्चन तो आप बीच में पूछोगे ना बच्चों से, जो हिंट देने के लिए पूछते हो आप। सो फिफ्थ और सेकेंड तो फॉर श्योर नहीं आएगा, दो ही ऑप्शन हमें चूज करने हैं, तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव लिखना और लेसन प्लान जो है फर्स्ट एंड फोर्थ ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर आपका रहेगा जी। ओके, Then है जी, in a language classroom, a teacher is merely pointing out the dissimilarities and differences between common and proper nouns. His or her teaching is at what level? So teacher merely pointing out the similarities and differences common और proper noun में, तो उसकी जो teaching है वो किस level पे है? Language classroom है। और so autonomous development level, memory level, understanding level या reflective level? आंसर आपका understanding level है। Okay?
The focus of the Ned-Flander interaction analysis category system is on the study of verbal of student, verbal and non-verbal behavior of teacher नहीं, non-verbal behavior of students नहीं. तो देखो अब दो ऑप्शन आ गए आपके पास, verbal behavior of teacher और verbal behavior of student. आप student को involve कर रहे हो, proper answer तो होता verbal behavior of teacher and student. बट जब ऐसा कोई ऑप्शन हो, क्योंकि टीचर के लिए ज्यादा कैटेगरीज असाइन हुई हैं, तो आप डी ऑप्शन के साथ जाओगे. सो वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर, क्योंकि मेजरली ये टीचर को एनालाइज, टीचिंग को इंटरेक्शन एनालिसिस का है, बट ज्यादा फोकस टीचर के बिहेवियर पे है. अ टीचर इज ऑर्गेनाइजिंग रिफ्लेक्टिव लेवल academic deliberations in the classroom. रिफ्लेक्टिव लेवल की, ओके. द स्कोप फॉर विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विल बी ऑप्टिमम इन दिस सिचुएशन. वन वे वर्टिकल कम्युनिकेशन, टू वे इंटरैक्टिव, ट्रांजैक्शनल या जीरो लेवल कम्युनिकेशन. सो टीचर जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल की बात कर रहा है, एकेडमिक डेलिब्रेशंस इन द क्लासरूम. ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव लेवल एकेडमिक डेलिब्रेशंस की बात जब आ रही है, तो किस तरीके का कम्युनिकेशन होगा. वन वे वर्टिकल कम्युनिकेशन, वर्टिकल तो नहीं हो सकता, यानी बच्चों से टीचर तक नहीं. टू वे इंटरैक्टिव, अब रिफ्लेक्टिव की बात हो रही है तो आप भी तो सोच ही रहे हो ना, तो वो कम्युनिकेशन इतना नहीं आ पाएगा. जीरो लेवल तो नहीं होएगा, ट्रांजैक्शनल करिकुलम होएगा जी. ठीक है, एक टाइम पे एक इंसान बोल रहा हो वाली सिचुएशन, कि वो अपने रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उन चीजों के ऊपर, वो बता रही हैं आपको. सो ट्रांजैक्शनल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ देखने को मिलेगा. टीचिंग एज ए सिस्टम विल बी कंसीडर्ड मोस्ट इफेक्टिव इफ द डिफरेंस बिटवीन इंटेंडेड एंड एक्चुअली अचीव्ड आउटकम इज. सो अगर उनके बीच में आउटकम सबसे कम है तो ज्यादा इफेक्टिव, क्योंकि आज आप जो सोच के चल रहे थे वो आपने अचीव कर लिया है, राइट. सो मॉडरेटली लो लेवल का अगर डिफरेंस है तो आप मोस्ट इफेक्टिव उसको मानो. सॉरी, मिनिमम भी तो है ऑप्शन में, सॉरी मिनिमम है ना ऑप्शन में, मिनिमम नहीं दिखा मुझे, मिनिमम. ठीक है, तो कम से कम जो है डिफरेंस होना चाहिए इंटेंडेड और एक्चुअली अचीव्ड आउटकम के बीच. ओके, देन जी द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन implies that benchmarking data should be considered essentially. Learning should be assessed at terminal stage. ये तो फॉर्मेटिव नहीं होगा, समेटिव होगा. Learning should be managed and monitored continuously. हाँ. There should be emphasis on gradation. नहीं, ग्रेडेशन भी आपका टर्मिनल स्टेज पे ही होता है यूजुअली, तो वो समेटिव में जाएगा. और बेंचमार्किंग डाटा अगर आप यूज कर रहे हो तो वो क्या हो गया जी, एक बेंच मतलब क्राइटेरिया यूज कर रहे हो एक तरीके से, तो वो क्राइटेरिया रेफरेंस में ज्यादा जाएगा. तो लर्निंग जो है वो मॉनिटर्ड और मैनेज्ड वाला ऑप्शन बेटर है. In the following list of statements, identify those which are related to interactive stage of teaching. Interactive. Teacher decides what to teach. ये तो प्री एक्टिव में आ गया. टीचर ऑर्गेनाइज कर रहा है लर्निंग टास्क को एंड मॉनिटर देम, ये भी पहले वाले में ही आ गया. प्लान्ड रिपीटेशन, टीचर टेक्स अ प्लान्ड रिपीटेशन, यानी प्लानिंग प्लान्ड वे में टीचर कई बार बोलते हैं ना, समझ आया ये क्या समझा रहे हैं हम. फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, क्या बोला, फॉर्मेटिव, जो रिपीट किया है टीचर ने वो प्लान्ड तरीके से, वो तो इंटरैक्टिव में ही रिपीट करेगा. लर्निंग आउटकम्स आर डिटरमाइंड, तो ये भी नहीं भाई, ये तो नहीं जाएगा इंटरैक्टिव में. टीचर कीप स्टूडेंट्स मैक्सिमली ऑन टास्क एंड मिनिमली ऑफ टास्क, यानी टीचर ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करवा रहा है बच्चों से. टीचर असेसेस द लर्निंग आउटकम, असेस कर रहा है. सो देखो डिसाइड किया है, ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, तो ये दो ऑप्शन आउट हो गए. ठीक है, अब बी क्या है, टीचर ऑर्गेनाइज कर रहा है लर्निंग टास्क को और मॉनिटर कर रहा है, मॉनिटर देम. ओके, लर्निंग टास्क को ऑर्गेनाइज करना आएगा भाई, वो ऑर्गेनाइज कर रहा है मतलब एक्टिविटी हो रही है कोई क्लास में, तो टीचर उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है और मॉनिटर कर रहा है बच्चों को. सो बी आएगा फॉर श्योर, बी आएगा. सी भी आएगा, डी नहीं आएगा. तो बी, सी और ई हो गया आपके पास, बी सी ई. ठीक है, आंसर आपका क्या हो गया जी, ए हो गया.